हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डीबीएमएस की यूनिट 3 करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हो तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे तुम्हें आईपी रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। बहुत सारे अभी डलेंगे और बहुत सारे अभी डल चुके हैं। ठीक है, अभी मेरा टारगेट थर्ड ईयर है, बट ऑब्वियसली इसी चैनल पे तुम्हें सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का भी कंटेंट मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्पॉन्स। बाकी ज्यादा अपनी टाइम वेस्ट करते डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डेटाबेस क्या होता है, हमने पढ़ा ऑलरेडी, देखा है कि डेटाबेस का काम होता है कि डेटा को स्टोर करवाना। अब जो डेटाबेस होता है इसके अंदर वी क्रिएट सम टेबल्स, राइट। डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स क्रिएट करते हैं और उन टेबल्स के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि ये मेरा एक टेबल है। अब इस टेबल में मुझे क्या चाहिए। सपोज इस टेबल में मुझे स्टोर करवाना है डेटा कि मेरे जो स्टूडेंट्स है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स है। तो मेरा डेटाबेस हो गया कि मैं स्टूडेंट्स के लिए स्टोर करवा रही हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स है उनके मेरे को डिफरेंट डिफरेंट चीजें स्टोर करानी है। जैसे ये मेरे स्टूडेंट्स है, इनकी सपोज अज्यूम करो कि यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर करवाना है। ठीक है, मेरा पूरा जो डेटाबेस है उसके अंदर मुझे स्टूडेंट्स की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें स्टोर करवानी है। अब मैं बोलूँ कि मुझे स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर करवाना है, सो आई विल क्रिएट अ टेबल विद नेम मार्क्स, है ना। मार्क्स बनाऊंगी और फिर मार्क्स के लिए मैं इधर दो कॉलम्स डाल दूंगी। पहला कॉलम मैं क्रिएट करूंगी विथ नेम और दूसरा मैं क्रिएट करूंगी मार्क्स नाम से, है ना, मार्क्स या स्कोर्स नाम से। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें रो वाइज कंटेंट डालेंगे। जैसे नेम हुआ राज और मार्क्स हुए 32। तो इस तरीके से हमारा इस पूरे को हम डेटाबेस बोलते हैं। डेटाबेस के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बनाने होते हैं। जैसे मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो मार्क्स का एक यूनिक टेबल हुआ और उसके बाद हम कॉलम्स और रोज के फॉर्मेट में उस टेबल के अंदर डेटा को डालते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब भी हम डेटाबेस के अंदर कुछ भी डालेंगे, टेबल्स बनाएंगे, तो टेबल्स बनाने से पहले वी नीड टू इंश्योर कि हमारा डेटाबेस तो क्रिएट हो। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं क्रिएट डेटाबेस नाम की कमांड। ठीक है, ये जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, इसमें हम कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट करेंगे क्रिएट, क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस को क्रिएट करना है, किस नाम से क्रिएट करना है, उस डेटाबेस का नेम इधर डाल देंगे। ठीक है, तो इस वाली कमांड से क्या होगा कि हमारा एक डेटाबेस टेस्ट डीबी नाम का क्रिएट हो गया। समझ आया। एसक्यूएल कमांड्स क्या होती है, कमांड्स की मदद से वी कैन सिंपली मॉडिफाई अवर डेटाबेस या फिर मॉडिफाइड डेटा के टेबल। देखो, एसक्यूएल कमांड्स क्या होते हैं, ये कुछ कमांड्स हैं जिनकी मदद से हम अपने डेटाबेस को बना सकते हैं। साथ में डेटाबेस के अंदर कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स के अंदर कंटेंट डाल सकते हैं इन कॉलम्स, रोज फॉर्म। तो ये बस हमारी कुछ क्वेरीज होती हैं। ठीक है, अब इन क्वेरीज के अंदर कौन कौन सी क्वेरीज आती है, डीडीएल आता है, डीएमएल आता है, डीसीएल आता है, डीक्यूएल आता है एंड टीसीएल आता है। दीज आर सम 5 काइंड ऑफ क्वेरीज जो कि हमारी एसक्यूएल के अंदर आती है ना। ठीक है, तो ये हमारी कुछ क्वेरीज होती है, डीएमएल, डीसीएल, ये सारी हमारी कमांड्स होती है जिनके बारे में हम अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो देखो, एसक्यूएल कमांड्स अगेन मैं बोलूं तो ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है जहां से हम अपने डीबीएमएस के अंदर कम्युनिकेट कर पाए हैं। ठीक है, अगर मुझे अपने डेटाबेस के अंदर कुछ स्पेसिफिक टास्क करवाना है, सपोज मुझे एक न्यू टेबल बनाना है या टेबल के अंदर एक न्यू कॉलम ऐड करना है या रो ऐड करनी है, सो वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। इतना तो समझ आ ही गया होगा। अब किन कौन कौन सी कमांड्स होती है, डीडीएल, डीक्यूएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, और तुम्हारे सिलेबस में बस डीडीएल और डीएमएल है। डीसीएल तुम्हारी फोर्थ यूनिट में है, तो डीसीएल भी मैं नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, डीक्यूएल और टीसीएल में बस ज्यादा क्वेरीज नहीं होती, डीक्यूएल में तो एक ही होती है, तो वो फटाफट से देख लेंगे। ठीक है, डीडीएल की फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीक्यूएल की डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डीएमएल की डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड TCL इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इतना समझ आ गया। अब अगर डीडीएल की बात करें तो डीडीएल के अंदर देखो क्या होता है कि ये जो डीडीएल की कमांड्स होती है, इनसे इन कमांड से हम अपने टेबल को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अपने टेबल को मॉडिफाई करते हैं। टेबल के अंदर कुछ सिंटेक्स बनाना है या फिर मैं बोलूँ टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है। टेबल के अंदर एक पर्टिकुलर, जैसे पहले मेरा टेबल था उसमें सिर्फ नेम और एज चाहिए थी हमें लोगों की। अब मुझे उस टेबल के अंदर सपोज नेम और एज चाहिए थी, अब मुझे उस टेबल के अंदर मोबाइल नंबर भी स्टोर करवाना है। तो मैं एक और कॉलम ऐड करूंगी मोबाइल नंबर के नाम से, है ना। तो ऐसे जब हमें अपने टेबल्स के अंदर मॉडिफिकेशंस करनी होती है, टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर या टेबल में से कुछ डिलीट करना होता है, तो वी यूज डीडीएल कमांड्स। इतना समझ आया। डीडीएल के अंदर कौन कौन सी कमांड्स है, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर एंड ट्रंकेट। डीएमएल कमांड्स का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल की मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका काम क्या है, डेटा को मैनिपुलेट करना। ये कमांड्स क्या करती है, सपोज अब मुझे नेम के अंदर यानी कि इस टेबल के अंदर जो मैंने अभी बनाया इसके अंदर डेटा डालना है, जैसे एज मुझे 32 डालनी है। ठीक है, नेम मुझे राज डालना है। तो ऐसे डेटा फीड करना
जब हम डेटा के रिस्पेक्ट में वर्क करते हैं तो वी यूज डीएमएल कमांड्स। इतना डिफरेंस क्लियर हो गया? ठीक है। तो डीएमएल के अंदर हमारी कौन कौन सी कमांड्स आती है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कॉल, एक्सप्लेन, कॉल, लॉक, ये सारी चीजें मैं अभी पढ़ाऊंगी। टीसीएल का मतलब होता है कमिट करना या फिर रोल बैक करना। दीज आर सम कमांड्स दैट प्रेजेंट इन टीसीएल, बाकी ये सिलेबस में नहीं है। डीक्यूएल इज द स्टार्टिंग कमांड जिसको हमने अभी ही यूज करा। डीक्यूएल का मतलब होता है डेटा बेस के अंदर जब हम कुछ चेंजेस करते हैं, लाइक सपोज मुझे डेटाबेस के अंदर डेटाबेस को क्रिएट करना है, सो वो डीक्यूएल के कमांड की मदद से होता है, क्योंकि डीएमएल वर्क करती है डेटा पर, डीडीएल वर्क करती है टेबल पर, और जब डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो वी यूज डीक्यूएल कमांड। बाकी डीएसीएल फोर्थ यूनिट में है और तुम्हारे सिलेबस में थर्ड यूनिट में मेंशन नहीं है, तो वो तुम फोर्थ यूनिट में जाके देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है। डीडीएल अगेन मैंने बोला डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है। इसका काम होता है वर्क ऑन टेबल्स या फिर इंडेक्सेस या फिर स्कीमा। अब ये इंडेक्सेस क्या है, स्कीमा क्या है, ये आगे आएगा। ठीक है। इस कमांड की मदद से हम डिफाइन कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ये डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर टेबल्स वगैरह को। ठीक है। अब देखो डेटाबेस का जो स्कीमा होता है उसकी मदद से वी कैन क्रिएट एंड मॉडिफाई द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, है ना। वी कैन क्रिएट और मॉडिफाई डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या होता है, प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, ये आगे आएगा, मैं पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो। ठीक है। अगर डायरेक्ट डिटेल की कमांड्स की बात करें तो कौन कौन सी है? क्रिएट। क्रिएट किसके लिए यूज होगा? अगर मुझे डेटाबेस के अंदर कोई टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड यूज कर दी। अब इसी टेबल को मुझे सपोज डिलीट करना है तो मैं ड्रॉप कमांड का यूज करूंगी और ये मेरा पूरा टेबल इधर से गायब हो जाएगा, है ना। ये मेरा पूरा टेबल इधर से ऐसे करके गायब हो जाएगा क्योंकि मैंने इसमें ड्रॉप कमांड का यूज कर दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगली कमांड, दैट इज माय अल्टर। अल्टर कमांड से क्या होता है कि अगर मुझे अपने डेटाबेस के अंदर कुछ ऐड करवाना है या फिर मॉडिफाई करवाना है, सो मैं यूज करती हूँ अल्टर कमांड्स का। ठीक है। सपोज जैसे मैंने तुम्हें अभी एक एग्जांपल दिया था कि मेरा टेबल था जिसके अंदर नेम और एज थी और मेरे को एक और कॉलम ऐड करवाना है ऑफ मोबाइल नंबर, तो मैं यूज करूंगी अल्टर कमांड का। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं अभी तक जो भी हमने पढ़े। अगर मुझे सबसे पहले टेबल क्रिएट करना है तो इसके लिए मैं यूज करती हूँ क्रिएट। क्रिएट करना है टेबल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मुझे क्या क्रिएट करना है, टेबल। अच्छा, टेबल क्रिएट करना है, किस नाम से क्रिएट करना है, तो फिर नाम डालूंगी। एंड टेबल के अंदर हम कॉलम के अंदर कॉलम फॉर्मेट में डेटा डालते हैं, है ना। पहला कॉलम नेम हो गया, दूसरा एज हो गया, ऐसे कॉलम्स बनाते हैं अलग अलग। तो मैं बनाऊंगी कि पहले कॉलम का क्या नाम है और उसके अंदर डेटा जो होगा वो मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए। अगर मैं नेम बना रही हूँ तो मुझे उसके अंदर डेटा वेरिएबल्स या फिर कैरेक्टर्स फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ पर मैं उसका डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करूंगी कि अब जो इसके बाद इंसान जो मेरा इस वाले कॉलम में डेटा डालेंगे, इट शुड बी इन अ फॉर्मेट ऑफ वेरिएबल्स और के कैरेक्टर्स। फिर ड्रॉप का काम क्या होता है, पूरे डेटा को, पूरे टेबल को, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देना, राइट। तो ड्रॉप करके पर डायरेक्ट लिख सकते हो मुझे क्या डिलीट करना है। अगर टेबल डिलीट करना है तो टेबल लिखूंगी, व्यूज डिलीट करना है तो व्यूज लिखूंगी, और यहाँ पर उस पर्टिकुलर टेबल जिसको मुझे ड्रॉप करना है उसका नाम लिखूंगी। फिर आता है अल्टर। अल्टर में अगर सपोज मुझे किसी टेबल के अंदर ऐड करवाना है कुछ, तो मैं क्या लिखूंगी, पहले अल्टर कमांड चला रहे तो अल्टर लिख दिया। अब मुझे किसी टेबल में अल्टर करना है तो मैं टेबल लिख दूंगी। अब किस टेबल में करना है, डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, राइट। वी कैन क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स, तो मुझे टेबल नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, तुमने ये टेबल नेम बताया, मुझे इसमें करूँ क्या, मुझे कुछ ऐड करना है। ओके, क्या ऐड करना है, सपोज मुझे कॉलम ऐड करना है तो मैं लिख दूंगी मुझे एक कैपिटल में कॉलम ऐड करना है जिसका नाम ये है एंड इसका डेटा टाइप ये होगा। ये समझ आया। उसके बाद आता है ट्रंकेट। देखो ट्रंकेट एंड ड्रॉप आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ट्रंकेट क्या करता है, तुम्हारा डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर तुम्हारा एक टेबल है, टेबल के अंदर अज्यूम करो भी तुम्हारे पास बहुत सारा कंटेंट है, नेम है, कॉलम है, एज है, और इसके अंदर भी तुम्हारे नेम के अंदर लोगों ने डेटा डाला हुआ है, कॉलम्स के अंदर डेटा डाला हुआ है, नेम एज के अंदर, ईमेल के अंदर डेटा डाला हुआ है, तुम्हारा एकदम फुल टेबल है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा है। अब तुम्हें सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, बट यू वांट टू मेक श्योर कि स्ट्रक्चर टेबल का वैसा रहे, इसलिए वी डू ट्रंकेट। ड्रॉप में टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है, पूरा ही टेबल गायब हो जाता है, लाइक ऐसे पूरा टेबल यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करो और पूरा टेबल सब कुछ उड़ जाएगा ड्रॉप कमांड पे, है ना। पर ट्रंकेट में सिर्फ अंदर का कंटेंट उड़ता है, बाकी स्ट्रक्चर टेबल का रहता है। तो यहाँ पर सारा टेबल का रिकॉर्ड इंक्लूड हो जाता है, डिलीट हो जाता है, इंक्लूड जो भी रिकॉर्ड्स का स्पेस था वो सब भी रिमूव हो जाता है। ट्रंकेट करने के लिए यू सिंपली नीड टू डू ट्रंकेट। किसको ट्रंकेट करना है, टेबल को, उसका नाम क्या है ये। उसके बाद कमेंट कमांड इतनी यूजफुल होती है, मैं रीनेम बता देती हूँ। रीनेम का क्या मतलब है कि अगर तुम्हारा टेबल है और टेबल का नाम तुमने पहले स्टूडेंट्स रखा था, अब तुम्हें टेबल का नाम रख देना है एज एल्यूमिनाई, तो तुम क्या कर दोगे, रीनेम करोगे। किसको रीनेम करना है, एक पर्टिकुलर टेबल को, उसका पहले का नाम क्या था वो डालो, और किस में रीनेम करना है वो डालो। अब यहाँ पर एक सिंपल सी एसक्यूएल क्वेरी है जहाँ पर हमने क्रिएट करा टेबल को। ठीक है, टेबल का नाम हमने यहाँ पर एम्प्लॉय रखा। अब इसके अंदर एम्प्लॉय के अंदर मैंने अभी बोला कि चलो मुझे एक टेबल बनाना है, उसके अंदर मैंने नाम रखा एम्प्लॉय। पर टेबल ऐसे थोड़ी बनता है, मुझे टेबल के अंदर ये भी तो चाहिए होगा कि मुझे क्या क्या डेटा चाहिए, तो उसके लिए वी यूज कॉलम्स, कि पहला जो कॉलम होगा वो होगी मेरी आईडी की।
एम्प्लॉय आईडी की, और आईडी के अंदर मैं चाहती हूँ कि जो भी इंसान है वो हमेशा मेरे को आईडी इंटीजर फॉर्मेट में दे, या तो 1 दे या तो 2 दे या 3 दे। सो ऐसे करके मेरे को इंटीजर फॉर्मेट में दे और उसको मैं प्राइमरी की बना दूंगी। उसके बाद मैं चाहती हूँ फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम तो कुछ भी हो सकता है ना, किसी का नाम, किसी को यूजर नेम सपोज करना है संजोग 08, है ना, तो वो संजोग 08 यूज कर लेगा। तो वो नंबर्स भी यूज कर सकता है। तो मैं यहाँ पे वेर और कैरेक्टर्स दोनों डाल रही हूँ कि वो वेरिएबल्स और कैरेक्टर्स दोनों यूज कर सकता है। फिर लास्ट नेम नाम से एक और कॉलम आ गया, है ना। तो ऐसे हम कॉलम्स बना रहे हैं। ये डेटा ये समझ आया डेटा बेस का, टेबल्स वगैरह। फिर आता है डीक्यूएल। डीक्यूएल में एक एक कमांड होती है जिसकी मदद से हम सिलेक्ट कर सकते हैं किसी चीज को। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, उसके बाद आती है हमारी डीएमएल कमांड्स। डीएमएल कमांड्स मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जहाँ पर अपने डेटा को हम मॉडिफाई करते हैं। टेबल्स मेरे पास पहले से बने हुए हैं, अब मेरे को टेबल्स के अंदर डेटा को डालना है। डेटा को डालना है तो इसके लिए पहले कमांड हो सकती है इंसर्ट। अब जो डेटा है वो हम रो वाइज डालेंगे, या फिर हम ऐसे डाल सकते हैं कि मुझे पहले कॉलम जो मेरा नेम है इसके अंदर वैल्यू डालनी है, ये वाली। ये सिंटेक्स होता है, मुझे पहले नेम के अंदर ये वैल्यू डालनी है, फिर जो मेरा कॉलम है एज करके उसके अंदर ये वाली वैल्यू डालनी है। तो इस तरीके से इंसर्शन में डेटा डलता है। अब देखो हो क्या रहा है, इसका सिंटेक्स क्या होता है। तुम सबसे पहले डालोगे कि तुम्हें टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है। सबसे पहले करो, इंसर्ट करना है, कौन क्या करना है, तुम्हें इंसर्ट करना है। ठीक है, किसमें करना है, एक पर्टिकुलर टेबल नेम, इसके अंदर मुझे इंसर्ट करना है। ओके, क्या इंसर्ट करना है, तो मैं लिखूंगी मुझे नेम में, मुझे नेम और एज इंसर्ट करना है। सपोज मैंने लिखा तो कॉलम्स की जगह नेम और एज लिख दूंगी। मुझे नेम और एज के अंदर इंसर्ट करना है। ओके, क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज इंसर्ट करनी है। कौन कौन सी वैल्यूज इंसर्ट करनी है, यहाँ पर मैं अपना नाम डाल दूंगी। नेम के अंदर मुझे कशिश इंसर्ट करना है, वैल्यूज के अंदर मुझे 32 इंसर्ट करना है जो कि मेरी एज है। तो ऐसे, समझ आया, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आता है अपडेट, डिलीट, लॉग, ये सारी चीजें। इसका भी थोड़ा सा सिंटेक्स देखेंगे तो भी समझ आ जाएगा। अपडेट का मतलब क्या होता है कि तुमने पहले ही नेम के अंदर सपोज तुमने कोई नेम नेम डाला होता है राज नाम से, पर तुमने स्पेलिंग गलत डाल दी, या फिर रश्मि नाम से पर तुमने स्पेलिंग गलत डाल दी, एंड नाउ यू वांट टू मॉडिफाई दैट। तो अपडेट की वजह से वी कैन मॉडिफाई अवर एग्जिस्टिंग डेटा। ठीक है, कैसे अपडेट करोगे, सबसे पहले अपडेट करने के लिए लिखोगे मुझे अपडेट करना है। किस में अपडेट करना है, टेबल में। तो टेबल का नाम डाला। उसके बाद क्या अपडेट करना है, सेट कर दो। कॉलम 1 जो तुम्हारा पहले था इसकी अब ये वैल्यू कर दो, और कॉलम 2 की ये वैल्यू कर दो, अगर ये वाली कंडीशन हो रही है तो। यानी कि अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने रश्मि की स्पेलिंग गलत डाली थी तो कॉलम 1 में जो मेरा पहले रश्मि था उसका अब ये वैल्यू कर दो। ऐसे ऐसे हम अपडेट कमेंट्स का यूज करते हैं। अब देखो, एक कंफ्यूजन बहुत होती है डिलीट और ड्रॉप कमांड में। जो डिलीट कमांड है दैट इज अ डीएमएल कमांड, जबकि ड्रॉप इज अ डीडीएल कमांड। ठीक है, ठीक है। डिलीट क्या करता है, डेटा को डिलीट कर रहा है, पर ड्रॉप पूरे टेबल को डिलीट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिलीट कमांड से क्या हो रहा है, हम डेटाबेस टेबल के अंदर से रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं। सिंपल यहाँ पर डिलीट लगाना है, कहाँ से डिलीट करना है, तो उसका टेबल नेम डाल के कंडीशंस लगाओ कि ये कंडीशन है तो ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड तुम्हारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ब्लॉक कर सकते हैं टेबल्स को, कॉल्स कर सकते हैं। तो दीज आर सम कंडीशंस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं कि किस तरीके से डीडीएल कमांड वर्क होती है, एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मुझे कुछ इंसर्ट करना है तो मैं लिखूंगी इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना है, इधर टेबल का नाम, मेरा एक टेबल नेम है एम्प्लॉयज नाम का, मुझे इसके अंदर इंसर्ट करना है। अब मुझे क्या क्या वैल्यूज को इंसर्ट करना है, मैं देखूंगी कि इस टेबल में मेरा फर्स्ट नेम मांगा था, लास्ट नेम मांगा था, डिपार्टमेंट मांगा था। तो मुझे एम्प्लॉयज के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट को इंसर्ट करना है। ठीक है, अब मैं बोलूंगी अच्छा अब वैल्यूज दे दो, वैल्यूज दे दो, तो वैल्यूज दे देंगे जेन, स्मिथ और एचआर। सो अब क्या हुआ, मेरा जो टेबल था जहाँ पे फर्स्ट नेम था, फर्स्ट नेम के नीचे जो डेटा मेरा इंसर्ट जाएगा वो जाएगा जेम्स। समझ आया, उसके बाद लास्ट नेम के नीचे मेरा डेटा जाएगा स्मिथ। इस तरीके से डीसीएल कमांड्स मैंने पढ़ाई हुई है, आई एम नॉट टीचिंग दैट अगेन। टीसीएल इज लाइक, क्या होता है कि समटाइम्स मैंने सपोज करो टेबल को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, मुझे उस कमांड को वापस रोल बैक करना है कि नहीं ये क्या हुआ, ये तो गलती से डिलीट हो गया। तो ऐसे कमांड जहां पर हम ट्रांजेक्शन्स पे वर्क कर सकते हैं कि न, कुछ कमिट कर देना है या फिर रोल बैक कर देना है, या किसी पॉइंट को सेव करवा लेना है कि इतना तक हो गया, तो यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ भी हो गई तो यहाँ पर हम दोबारा पहुंच पाए। सो दीज आर टीसीएल कंट्रोल लैंग्वेजेस दैट आर नॉट डीपली रिटन इन योर सिलेबस, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो ये कुछ एसक्यूएल कमांड्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती है, जैसे सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, क्रिएट टेबल हो गया, अल्टर टेबल हो गया, ड्रॉप टेबल हो गया, बाकी तुम सब पढ़ लेना। ठीक है, वेयर इज लाइक चेकिंग द कंडीशंस। ठीक है, ये सारी चीजें अभी मैं ये सारी वेयर वगैरह तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद कुछ रिवोक और कमिट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, क्योंकि वो डेटा सिक्योरिटी वगैरह पे ध्यान देता है। तो ये मैंने तुम्हें यूनिट 4 में पढ़ा दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है रोल बैक वगैरह।
तो ये तुम आगे पढ़ोगे। अब देखो ये जो एसक्यूएल व्यूज टॉपिक है ये तुम्हारा ना यूनिट 3 में भी है और यूनिट 4 में भी है। तो मैं इधर अच्छे से करवा रही हूँ, यूनिट 4 में भी ये दोबारा आएगा। तो यहाँ से ही तुम वो कर लेना, तो तुम्हारा व्यूज वाला वो वाला पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बताऊँ एसक्यूएल के अंदर व्यूज क्या होते हैं, तो एसक्यूएल के अंदर व्यूज क्या होता है, सपोज तुम्हारे पास एक पूरा टेबल है। तुम्हें क्या करना है, इस टेबल का ना एक रिप्लिकेट टेबल कहीं और पर स्टोर करवाना है। तुमने इस टेबल के एक फोटोकॉपी जैसा डुप्लीकेट टेबल बना दिया कहीं पर, है ना? अब ये क्या है, ये एक्चुअल में टेबल नहीं है, ये एक वर्चुअल टेबल है। ये कॉपी है तुम्हारी किसी टेबल की, ठीक है? या फिर तुम एक काम कर सकते हो कि इससे बेटर एग्जांपल मैं तुम्हें बताती हूँ। सपोज यू हैव ना टू टेबल्स, तुम्हारे पास दो टेबल्स है लाइक दैट। तुम्हारे पास दो टेबल्स है इस तरीके से। अब तुम्हें क्या करना है, इन दो टेबल्स को कंबाइन करके यू नीड टू मेक एन अ टेबल। ठीक है, अब तुम्हें इन दो टेबल्स को कंबाइन करके एक टेबल बनाना है, पर अगर तुम जॉइन ऑपरेशंस वगैरह लगा रहे हो तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो तुमने क्या करा, इन दो रोज को सिलेक्ट करा कहीं से इस टेबल की, और इन दो रोज को सिलेक्ट करा और कंबाइन करके इधर ना एक वर्चुअल टेबल जैसा बना दिया, विच इज एक्चुअली नॉट ए टेबल। इट्स लाइक एक जगह जहाँ पे सारी रोज वाइज अरेंज जो जो रोज हमें चाहिए थी। ठीक है, तो इसको हम व्यूज बोलते हैं। समझ आ गया? एसक्यूएल में व्यूज इज लाइक अ वर्चुअल टेबल, जिसकी मदद से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यूजर किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है हमारे डेटा से। ठीक है, ये ट्रेडिशनल टेबल नहीं होता, कुछ भी इसके अंदर स्टोर नहीं होता। इट्स लाइक जस्ट अ वर्चुअल वे टू एक्सेस डेटा। इसमें क्या होता है कि अगर मुझे किसी डेटा को सिक्योर करना है ना, तो मैं उस पर्टिकुलर रो को उठा के अपने व्यूज के अंदर डाल दूंगी। ठीक है, ऐसी सारी चीज होती है। तो व्यूज की मदद से हम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को मैनेज कर सकते हैं, साथ में डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं और डिटेल में एक प्रॉपर डेफिनेशन तुमसे बात करूं कि एग्जाम में आया तो तुम क्या लिख सकते हो। सो यहाँ पर तुम लिखोगे व्यू इन एसक्यूएल इज अ सेव्ड एसक्यूएल क्वेरी, जहां पर इट एक्ट्स एज अ वर्चुअल टेबल। ये क्वेरी ही है, कुछ खास नहीं है, एक क्वेरी है जिससे वी मेक अ वर्चुअल टेबल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जहां पर रेगुलर टेबल्स क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, व्यूज के अंदर कुछ भी डेटा स्टोर नहीं होता है। ठीक है, वो बस डायनामिकली जनरेट करती है। इसके अंदर व्यूज के अंदर फटाफट फटाफट हम क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ रीड करना है फटाफट से रीड कर लिया। ठीक है, पर उसके अंदर वो चीज स्टोर नहीं होती, है ना? और फिर हम क्या कर सकते हैं, व्यूज से फटाफट से डेटा को कैच बैक कर सकते हैं। इतना समझ आ गया? व्यूज को हम दो टेबल्स का को कंबाइन करके भी बना सकते हैं, तो इसका कस्टमाइज फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस क्या होती है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सिंप्लीफाई कर देता है, यहाँ पर सिक्योरिटी इनहेंस हो जाती है और डेटा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम किसी भी दो डिफरेंट यूजर्स का डेटा लेकर उनको कंबाइन कर सकते हैं। व्यूज को भी हम क्रिएट करते हैं, जैसे हमने अभी बात की थी टेबल्स की, तो टेबल्स की तरह ही हम व्यूज को भी क्रिएट करते हैं। और व्यूज इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस। उसके आगे अभी हम प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, ट्रिगर्स पढ़ेंगे, ऑल ऑफ दीज आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस। इतना समझ आया? तो व्यूज को क्रिएट कैसे करते हैं, देखो सपोज यू हैव अ टेबल लाइक दिस। ठीक है, और इस टेबल का तुम्हें व्यू बनाना है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक टेबल को क्रिएट कर लिया, और ये टेबल हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ देखो कुछ ऐसा टेबल है जिसके अंदर सीरियल आईडी नेम और एड्रेस है। अब इसी का मुझे व्यूज क्रिएट करना है। तो इसका पर्टिकुलर व्यूज क्रिएट करने के लिए क्वेरी में क्या रन करूंगी, मैं करूंगी क्रिएट व्यूज, और उसके बाद जो भी देखो टेबल में जब तुम क्रिएट टेबल करते हो तुम टेबल का नाम डालते हो, है ना? तो यहाँ पर अगर तुम्हें व्यू क्रिएट करना है तो तुम डालोगे क्रिएट व्यू और व्यू नेम। अब देखो सपोज मेरे को दो टेबल्स को कंबाइन करना है, किसी की कुछ पर्टिकुलर रोज को किसी की कुछ पर्टिकुलर रोज को और व्यू बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने इधर एक टेबल क्रिएट कर दिया था, है ना? अब सपोज मुझे एक और टेबल क्रिएट करना है, तो मैं एक और टेबल क्रिएट कर देती हूँ। ऐसे करके मैंने दो टेबल्स बना दिए। अब इन दोनों को कंबाइन करके मैं चाहती हूँ इसके कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स और इसके कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स मुझे मिले, है ना? तो ऐसे करके मैं व्यूज बना सकती हूँ। अब व्यूज को हम देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं करती हूँ क्रिएट व्यू, उसका नाम जो मैंने बताया। अब सपोज मैं चाहती हूँ कि मुझे टेबल 1 से इन दो पर्टिकुलर रोज को कंबाइन करना है, और टेबल 2 से अलग दो पर्टिकुलर रोज को कंबाइन करना है, और एक न्यू व्यू बना देता है। जैसे मैं चाहती हूँ कि टेबल 1 से मैंने ले ली 2 3 रो, और टेबल 2 से मैंने ले ली 4 5 वाली आईडी वाली रो, एंड उसके बाद मैंने इसको कंबाइन करा और मैंने एक कंप्लीट एक अलग व्यू बना दिया। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने ली टेबल 1 से, और ये दो चीजें मैंने ली टेबल 2 से, और इन दोनों को कंबाइन करके आई वांट टू क्रिएट अ व्यू, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले हमने दो टेबल्स बना दिए। अब व्यू बनाने के लिए क्वेरी मुझे क्या डालनी पड़ेगी, एज सिलेक्ट, मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले एज सिलेक्ट लिखे। किधर से सिलेक्ट करना है, मुझे सिलेक्ट करना है 2 और 3 को, जिनकी भी आईडी 2 और 3 है तो हम कॉलम नेम्स डाल सकते हैं। तो मुझे सिलेक्ट करना है कॉलम 1 कॉलम 2 को, किधर से, फ्रॉम टेबल इस वाले, जहां पर ये कंडीशन है।
ठीक है? अगर तुम्हें 2 टेबल से सिलेक्ट करना है तो फिर तुम सेम लिख सकते हो एस सिलेक्ट कॉलम 3 4 फ्रॉम इस पर्टिकुलर टेबल जहाँ पर ये कंडीशन है। वेयर का मतलब क्या होता है? कंडीशन चेक करने के लिए होता है। वेयर वाली चीजें भी हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है? व्यू नेम से क्या हो रहा है? हम नेम बता पा रहे हैं टेबल का, टेबल नेम इज टेबल नेम, नेम बता पा रहे हैं कि कौन से टेबल से हमें एक पर्टिकुलर व्यू चाहिए, और कंडीशंस है जहाँ पर हम रोज वगैरह को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है? अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं जहाँ पर हम एकदम सिंपल सा व्यू टेबल बनाएंगे, ठीक है? तो क्या होता है कि व्यू को मैंने तुम्हें अभी बताया कि हम क्रिएट व्यू करके व्यू का नाम देते हैं। ठीक है? सपोज मुझे क्रिएट करना है व्यू को, तो मैंने एक लिख दिया कि मैंने व्यू को क्रिएट करना है, और व्यू का नाम मेरा डिटेल्स व्यू है। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे एक पर्टिकुलर व्यू की एक पर्टिकुलर टेबल को लेकर उसका मुझे व्यू बनाना है। एक पर्टिकुलर टेबल को लेके उसका मुझे व्यू बनाना है, तो मैंने लिख दिया कि ये अब ये जो व्यू है ये बनेगा कैसे? एज़ मुझे इस पर्टिकुलर टेबल का सपोज नेम और एड्रेस वाला कॉलम चाहिए। नेम और एड्रेस वाला कॉलम चाहिए और मुझे इसका व्यू बनाना है। तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूँगी कि मुझे चाहिए क्या? तो एज़ सिलेक्ट इस व्यू के अंदर क्या चाहिए? तो एज़ सिलेक्ट नेम और एड्रेस चाहिए। कौन से टेबल से? इस टेबल का नाम सपोज है स्टूडेंट डिटेल्स। तो मैं चाहती हूँ एक व्यू बनाऊँ जहाँ पर मुझे नेम और एड्रेस चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल नाम के टेबल से। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल। अब क्या मुझे सारे नेम्स और एड्रेसेस चाहिए? इसकी मदद से तुम कुछ स्पेसिफिक चीजें भी बना सकते हो। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों का नेम सिलेक्ट करूँ जिनकी आईडी 5 से कम है। तो मेरे व्यूज में वो सारे बच्चे आ जाएंगे जिनकी आईडीज 5 से कम है। तो इस तरीके से हम व्यू को बनाते हैं और डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर सपोज मेरे पास नेम और एड्रेस है। यहाँ देखो, ये तो आउटपुट है, इनपुट में देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर मेरे पास नेम, एड्रेस, मार्क्स, एज सब कुछ है इस वाले टेबल में। इस टेबल का नाम सपोज हम हमारा स्टूडेंट्स आईडी है। अब इस टेबल से मुझे व्यूज बनाना था एक पर्टिकुलर, जहाँ पर मैं चाहती थी कि जिन भी बच्चों की आईडीज 5 से कम है वो सारे आए। तो 5 से कम यानी कि 1 2 3 4 सब आएगा। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूज में सिर्फ नेम और मार्क्स आए। तो मेरा एक टेबल कैसा बनेगा, इस पूरे को मैं एक बार डिलीट करके तुम्हें क्लियर वर्जन दे देती हूँ। अब देखो, मेरा एक पर्टिकुलर टेबल कैसे बनेगा। एक पर्टिकुलर टेबल में यहाँ पर मैंने बोला कि मुझे वही टेबल चाहिए जिनकी आईडी 5 से कम है, तो ये वाला राम इसमें नहीं आएगा। वेयर के अंदर मैंने कंडीशन लगा दी। अब मैं बोल रही हूँ मेरे को स्टूडेंट से सिर्फ नेम और मार्क्स चाहिए। तो इस पूरे टेबल का इतना फॉर्मेट मैंने लेके अलग कर दिया और अपना व्यूज बना दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने वही करा है, यही सेम चीज करी है। तो यहाँ पर तुम्हें आउटपुट क्या मिला? ये नेम और एड्रेस। अब क्लियर हो रहा है? अब समझ आ रहा है क्या हुआ? ठीक है? इस तरीके से हम व्यूज को बनाते हैं। एक बड़ी टेबल से छोटा सा पार्ट अलग कर दिया जो कि एक्चुअल में टेबल नहीं है, बट इट इट इज क्रिएटिंग कि ये टेबल है। इट इज क्रिएटिंग एन इमेजिनेशन इन माय माइंड दैट इट इज टेबल, बट इट्स लाइक अ वर्चुअल टेबल। ठीक है? एक्चुअल में टेबल नहीं है। इतना समझ आ गया? इस तरीके से क्वेरीज रन होती है। अब तुम एक ही टेबल से डिफरेंट डेटा ये एक ही टेबल से डिफरेंट व्यूज बना सकते हो। सपोज मुझे एक ऐसा व्यू बनाना है जहां पर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सिर्फ आईडी हो और नेम हो। तो क्या मैं वो बना सकती हूँ? हाँ, मैं वो भी बना सकती हूँ। अगर मुझे आईडी और नेम चाहिए तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर मुझे आईडी और नेम चाहिए। तो ऐसे व्यूज को क्रिएट करने के लिए हम क्या कमांड लिखेंगे? मैं लिख दूंगी मुझे क्रिएट करना है व्यूज को। मेरे व्यू का नाम है स्टूडेंट नेम्स। ठीक है? और इसमें मुझे क्या सिलेक्ट करना है? स्टूडेंट आईडी और नेम, जो कि मेरा टेबल था स्टूडेंट डिटेल्स नाम का। स्टूडेंट डिटेल्स नाम के टेबल से स्टूडेंट आईडी और नेम सिलेक्ट करना है, और मेरा व्यू नेम है स्टूडेंट नेम्स। तो अब मुझे क्या दिखेगा? यहाँ पर अब मैं कोई भी कंडीशन नहीं लगा रही हूँ। वेयर स्टूडेंट आईडी लेस देन 5 वगैरह ऐसा कुछ कंडीशन नहीं लगा रही हूँ। तो जितनी भी पॉसिबल स्टूडेंट आईडीज है मेरी, सब इधर मुझे व्यूज के अंदर दिखने लगेगी। इतना समझ आ गया? अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्यूज बना लिया। अब व्यूज को ये एक्सेस करने के लिए यहाँ एक क्वेरी चलानी पड़ेगी कि मुझे सिलेक्ट करना है क्या? स्टूडेंट नेम्स है ना, पूरे स्टूडेंट नेम्स के, मेरे व्यू का नाम स्टूडेंट सेम है तो स्टूडेंट नेम्स को सिलेक्ट करना है। तो फिर मुझे जितने भी सब कुछ थे वो दिखने लगेंगे। समझ आ गया? आई होप तुम्हें व्यूज क्लियर हो गया होगा। व्यूज के अंदर हम रोज को भी डिलीट कर देते हैं, एंड सेम इसका सिंटेक्स टेबल जैसा ही होता है। तुम्हें बस डिलीट करना है, डिलीट लिखना है, डिलीट कीवर्ड का यूज करना है। किधर से डिलीट करना है? उस व्यू का नाम लिखो, और क्या डिलीट करना है? जिस भी जगह पर नेम सुरेश है वो वाला पूरा व्यू ही डिलीट कर दो, है ना? ऐसे तुम डिलीट कर सकते हो। और अगर तुम्हें चेक करना है कि डिलीट हुआ कि नहीं, यू यूज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो भी व्यू है उसका नाम डाल दो। इससे तुम्हारा जो भी आउटपुट है इट विल प्रिंट अगेन। ठीक है? तो इधर देखो, जैसे तुम्हारे सपोज इधर पहले सुरेश नेम था, तो अगर मैं सिलेक्ट व्यू कर दूं डिलीट करके, तो तुम्हारा सुरेश नेम यहाँ से हट जाएगा। इतना क्लियर हो गया?
तो ये थे मेरे पास एसक्यूएल व्यूज। अब एसक्यूएल व्यूज का काम क्या होता है, ये डेटा एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और व्यूज की मदद से हम ज्यादातर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को स्टोर करवा देते हैं, डेटा कॉम्प्लेक्सिटी हाइड हो जाती है। दीज आर सम एडवांटेजेस। ठीक है, तुम कॉलम्स को रीनेम कर सकते हो, मल्टीपल व्यू फैसिलिटी होती है, तुम एक टेबल से मल्टीपल मल्टीपल व्यूज क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीजें। तो अगर कॉन्क्लूजन की बात करूँ तो एसक्यूएल व्यूज हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को रन कर पा रहे हैं, सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। हम मेंटेन कर पाते हैं अपने टेबल्स को, अपने डेटाबेस को, और उसकी परफॉर्मेंस को भी मेंटेन कर पाते हैं। ये समझ आया? ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज सम एडवांस क्वेरीज। तो यहाँ पर देखो ये वाली भी मेरे ही नोट्स हैं, बट इनमें चीजें ज्यादा सिंपल है और मुझे तुम्हें थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाली डेफिनेशंस भी करवानी थी, तो इस वजह से वो वाले भी मेरे ही नोट्स है, तो मैंने उसमें करवा दिया है। बट बाकी दोनों नोट्स मैं तुम्हें दे दूंगी साथ में। आई विल टीच यू थ्रू डिफरेंट नोट्स ऑल्सो, जहाँ पर हम बाकी कर्सर वगैरह वाला पार्ट करेंगे, तो तुम्हें 3 नोट्स मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। अगर ये वीडियो पहले अपलोड होती है, इसका मतलब ये है कि इसके नोट्स थोड़ी देर बाद अपलोड होंगे, क्योंकि मैं तब तक दूसरी वाली अपलोड कर रही होंगी वीडियो, क्योंकि मुझे दोनों वीडियोस तुम्हें आज ही देनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बेसिक डीडीएल और डीएमएल कमांड्स का डिफरेंस देखें फ्रॉम दिस नोट्स, तो देखो डीडीएल का मतलब क्या होता है, डीडीएल कमांड्स देख ली, डीएमएल कमांड्स देख ली। अब डीडीएल के अंदर हम कौन कौन से कमांड्स यूज करते हैं, क्रिएट अल्टर वाली। डीएमएल के अंदर हम सिलेक्ट इंसर्ट ये सारी कमांड्स यूज करते हैं। ठीक है, अब डीडीएल क्या होता है, देखो डीडीएल के अंदर रोल बैक नहीं हो सकता, यानी कि अगर एक बार डीडीएल के अंदर मैंने किसी टेबल को डिलीट कर दिया, तो आई कैन नॉट रोल बैक द एंटायर टेबल, और उसको मैं वापस नहीं ला सकती। पर डीएमएल रोल बैक हो सकता है। अगर डीएमएल के अंदर मैंने किसी डेटा को डिलीट कर दिया, सो स्टिल मैं उसको वापस ला सकती हूँ। ठीक है, डीडीएल का मतलब क्या होता है, डेटाबेस वगैरह, ऑब्जेक्ट, टेबल्स, ये सब डिफाइन करता है, और डीएमएल में हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। ये सारी चीजें इजी है, सिंपल है। अब यहाँ पर कुछ व्यूज का एग्जांपल है। व्यूज लाइक जैसे तुमने एक बड़ा सा टेबल बनाया और उसका तुम्हें कुछ पार्ट चाहिए, तो तुम इधर व्यूज बना दोगे। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमारे पास होते हैं कुछ एडवांस डेटा मैनिपुलेशन, लाइक डेटा के अंदर देयर आर थिंग्स कि इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग सम पर्टिकुलर क्वेरीज लाइक सिलेक्ट और इंसर्ट, देयर आर सम एडवांस क्वेरीज जिनको हम यूज कर सकते हैं डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और ऑप्टिमाइज करने के लिए। इतना समझ आ गया? सो जैसे कि सपोज करो कि मुझे डेटा, इसके अंदर कौन कौन सी एडवांस क्वेरीज होती है, अगर मुझे डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है। सपोज जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, मैंने एक स्टूडेंट बनाया और यहाँ पर इसके स्कोर्स बनाए। अब तुम इधर देख रहे होगे, स्कोर्स मैंने गलती से वेरियर फॉर्मेट में बना दिया है, जो कि एक स्ट्रिंग है, बट एक्चुअल में जो मेरा स्कोर है वो एक इंटीजर फॉर्मेट में है। और अब अगर मुझे इसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे एवरेज निकालो, है ना, या फिर मुझे सिलेक्ट करना है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स जिनके ग्रेटर देन 90 है, तो ये सारे ऑपरेशंस में परफॉर्म ही नहीं कर पा रही, क्योंकि ये मेरा जो वेरिएबल है, ये जो डेटा है, ये इसको ना एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है, और ये मेरी एसक्यूएल की वैसी वाली क्वेरीज तो रन नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में देखो मैं क्या करूंगी, मेरा सिंपल सा काम है, मुझे इसको कन्वर्ट कर देना है इनटू इंटीजर, सो दैट मैं बाकी की क्वेरीज रन कर पाऊँ। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे सबसे पहले अगर इसको करना है, तो वी हैव टू मेथड्स। ठीक है, या तो मैं एक कन्वर्ट फंक्शन का यूज कर सकती हूँ, या फिर मैं कास्ट फंक्शन का यूज कर सकती हूँ। ठीक है, इसको जरा क्लीन कर दूं। कन्वर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो या फिर कास्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कि मुझे कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं देखूंगी मुझे कन्वर्ट करना है, किसको करना है, उसको मैं इधर लिखती हूँ, ये मैंने कन्वर्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। किसको करना है, उसको मैं इधर लिखूंगी, और किस फॉर्म में करना है उस डेटा टाइप को मैं इधर लिखूंगी। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट टेबल में से सिलेक्ट करूंगी नेम और स्कोर्स को, है ना, और उसके बाद मैं बोलूंगी मुझे स्कोर को कन्वर्ट करना है। यही चीज है। तो ऐसे करते सबसे पहले सिलेक्ट करा नेम को, साथ में मैंने इधर सिलेक्ट करा स्कोर को, जिसको मुझे इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से फंक्शन यूज करा। अब ये नेम और स्कोर कहाँ से सिलेक्ट करना है, मुझे स्टूडेंट टेबल से सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि इसको, पहली चीज तो जब भी मेरा ये स्कोर कन्वर्ट हुआ, इसको मुझे कहीं और पर स्टोर करवाना पड़ेगा, है ना। तो ये स्कोर कन्वर्ट तो हो गया, अब ये कन्वर्ट होने के बाद इसको, इसका इंटीजर टाइप हम कहीं और स्टोर कराएंगे। ये ओरिजिनल ऐसे कैसे रहेगा, तो यहाँ पर मैं बोल देती हूँ कि इसको ना मेरा एक num अंडरस्कोर स्कोर नाम से अलग कॉलम बना दो, और उसके अंदर जो भी डेटा होगा स्टोर दैट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो उस num अंडरस्कोर स्कोर के अंदर ये मेरा 85 और ये मेरा 90 ऐसे इंटीजर फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट अपडेट नहीं होता, एक एक पूरा जो भी हम चेंजेस करते हैं उसको हम किसी और कॉलम में कर देते हैं।
समझ आया? तो मैं बोल रही हूँ ये जो स्कोर को कन्वर्ट करोगे उसको एज़ अ नम अंडरस्कोर स्कोर नाम के कॉलम में सेव करवा दो। अब मुझे जो नेम और स्कोर चाहिए वो चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट नाम के टेबल से। इतना समझ आ गया? इतना क्लियर हो गया? एक और ऑपरेशन होता है कास्ट नाम का। कास्ट सिंपल है, यहाँ पे मैं लिख दूँगी मेरा कर दो स्कोर एज़ इंट, यानी कि स्कोर को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और उसको नम अंडरस्कोर स्कोर नाम के टेबल के अंदर कॉलम के अंदर स्टोर करवा दो और टेबल नेम होगा फ्रॉम स्टूडेंट। इतना क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद आता है, अब क्या होगा, देखो अगर मेरे पास मेरा स्कोर, मैंने बोला कि अगर मेरा स्कोर इंटीजर फॉर्मेट में तो हम उसका एवरेज वगैरह निकाल सकते हैं, है ना? सो ये सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं कि एवरेज निकाला और उसको अगर अलग कॉलम एवरेज को के अंदर स्टोर कर दिया। अब देखो एक अगर एडवांस डेटा मैनिपुलेशन क्वेरीज की बात करें तो यहाँ पर हम फिल्टर्स भी कर सकते हैं। फिल्टर मतलब क्या होगा? फिल्टर का मतलब हुआ सिलेक्ट करना है। सपोज मेरे पास स्टूडेंट्स थे और मेरे पास उनके मार्क्स थे। अब मुझे उनमें से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट सिलेक्ट करना है जिसके मार्क्स 80 से ज्यादा हो। ठीक है, उसका मुझे नेम चाहिए। तो अगर ऐसी क्वेरीज को मुझे रन करना है तो मेरा पहले तो जरूरी था कि ये जो स्कोर्स है इट विल बी इन इंटीजर फॉर्मेट, तो मैं इसको सिलेक्ट कर पाऊँ। तो मैं कैसे कर सकती हूँ? अगर मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जिनका जिनका स्कोर्स 80 से ज्यादा है, तो मैं कर दूंगी मुझे सिलेक्ट करना है नेम। नेम चाहिए स्टूडेंट का, कहाँ से? इस पर्टिकुलर टेबल से। अच्छा, अब मुझे कौन से स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर कंडीशन लगाऊंगी। मुझे उस स्टूडेंट का नेम चाहिए जहां पर स्कोर, और वो स्कोर्स अभी हमारे टेबल के अंदर किस फॉर्म में थे? स्ट्रिंग फॉर्म में। तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो जहां पर स्कोर इंटीजर फॉर्मेट में 80 से ज्यादा हो। इतना समझ आया? इस और फिर अगर मैं इस क्वेरी को दोबारा से रन करूंगी और अगर आउटपुट देखूंगी तो आउटपुट में मेरे को वो स्कोर्स मिलेंगे, उन स्टूडेंट्स के नेम मिलेंगे जिनके स्कोर ग्रेटर देन 80 है। इतना समझ आ गया? अब सपोज करो, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेरीज जो है। ओके। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एसक्यूएल केस स्टेटमेंट्स भी कर सकते हैं। एडवांस क्वेरी के अंदर एसक्यूएल केस स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने डेटा इस तरीके से दिया है, नल नल, उसके मार्क्स में उसने दिया है नल, और मुझे उसको कन्वर्ट करना है जीरो फॉर्मेट में। तो इसको भी हम एसक्यूएल केस स्टेटमेंट से हैंडल कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी ने स्कोर कॉलम के अंदर नल वैल्यू डाल दी है तो हम उसको जीरो से रिप्लेस कर सकते हैं कि उसके जीरो स्कोर्स आए हैं। राइट, अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो हम कंडीशन लगाएंगे। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे चेंजेस करने हैं स्कोर के अंदर। तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट करना है स्कोर को। ठीक है, अब कौन से स्कोर्स को सिलेक्ट करना है उसके लिए देखो, जैसे हमारे पास कुछ इफ एल्स कंडीशंस होती है कि इफ ये है तो इसके अंदर की चीज चलेगी। इसी तरीके से हम एसक्यूएल के अंदर केस और व्हेन यूज करते हैं। केसेस लाइक एफ इफ, ठीक है, केस और व्हेन दोनों साथ में यूज होता है ना? तो पहले केस लिखेंगे और फिर व्हेन लिख के अपनी कंडीशन लिखेंगे। तो सपोज मुझे वो स्कोर सिलेक्ट करने हैं, कौन से? जहाँ पे पहले तो केस लिखा, केस में सिर्फ केस कीवर्ड लिखना है, व्हेन के अंदर कंडीशन लिखते हैं। व्हेन जहां पर स्कोर भी मेरा एन यू डबल एल वाला नल हो, अगर मुझे ऐसा स्कोर दिख रहा है नल नाम का, तो देन उसको जीरो कर दो। दिस इज माई कंडीशन। व्हेन देन, सबसे पहले केस लिख के व्हेन के अंदर कंडीशन, और अगर ये है तो देन ये कर दो, जैसे इफ और एल्स होता है। ठीक है, बाकी इसमें एल्स स्टेटमेंट भी होती है कि अगर ये नहीं चल रहा तो एल्स ये कर दो। इतना समझ आ गया? देखो इसका मतलब जैसे हम बोलते हैं अगर इफ है तो ये वाली कंडीशन लगाओ, एल्स ये कर दो। एसक्यूएल के अंदर क्या होता है? एसक्यूएल के अंदर सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे केस, व्हेन अगर ये हो रहा है देन ये कर दो, एल्स ये कर दो। समझ आया? समझ आया? यहाँ देखो, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ पूरे को। क्या है कि केस लिख के व्हेन अगर ये हो रहा है तो ये करो, केस लिख के व्हेन अगर ये कंडीशन हो रही है तो ये वाली चीज कर दो, वरना ये कर दो। समझ आया? तो इसको, इसका मतलब क्या है कि सपोज मेरे पास स्कोर्स थे जिनमें लोगों ने, जिनके कम नंबर आए थे, उन्होंने जीरो की जगह पर एन यू डबल एल वाला नल लिखा हुआ था, पर मुझे सब चाहिए था इंटीजर्स में। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगी कि जिन लोगों ने भी एन यू डबल एल वाला नल वाला स्कोर करा है उसको रिप्लेस कर देना है जीरो से, और ये जो जीरो वाली वैल्यूज होंगी ये मेरी एक नया स्कोर के अंदर सेव होंगी, है ना, नए कॉलम के अंदर सेव होंगी, क्योंकि ओरिजिनल इधर तो हम चेंजेस नहीं करते। तो अब इसको क्या करना है, स्टोर करवा देना है न्यू अंडरस्कोर स्कोर नाम की जगह पर। तो एंड एज न्यू अंडरस्कोर स्कोर करवा देना है। और अगर नल नाम से नहीं उन्होंने अपना स्कोर रखा है तो जो भी स्कोर है ऐसे का ऐसे हमें रिटर्न कर देना, कौन से टेबल से? स्टूडेंट्स टेबल से। ये क्लियर हुआ है? अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये समझ आ गया?
अब अगला है हमारा हैंडलिंग कैटेगोरिकल वैल्यूज। कैटेगोरिकल वैल्यूज मतलब क्या होता है? सपोज मैं चाहती थी मेल नाम से जो लोग हैं वो इस तरीके से मेल लिखे, और फीमेल नाम से जो फीमेल्स हैं वो अपनी फीमेल वाला जेंडर ऐसे लिखे। पर कुछ लोगों ने क्या करा है, मेल्स लिखने में किसी ने कैपिटल एम लिख दिया, किसी ने सिर्फ स्मॉल एम लिख दिया, किसी ने इस नाम से मेल लिख दिया। तो बहुत ज्यादा ना कंफ्यूजन हो रही है। अब मुझे इस डेटा को अरेंज करना है कि ये जिन्होंने अलग अलग तरीके से मेल लिखा है वो ऑटोमेटिकली जब वो मेरा डेटा डेटाबेस में आए वो मेल इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए। किसी ने कैपिटल फीमेल लिखा है या स्मॉल फीमेल लिखा है, वो फीमेल्स मेरी इस वाले वे में अपने आप आ जाए। सो ऐसे कैटेगोरिकल वैल्यूज को भी हम हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। सपोज यहाँ पे मेरा एलिस था, जब इसने मेल डिफाइन करा इसने यूज करा कैपिटल एम, बॉब ने जब मेल डिफाइन करा इसने इस फॉर्मेट में करा, और चार्ली ने जब करा इसने इस फॉर्मेट में करा। ऐसे तो सबसे पहले तो मैं देख लेती हूँ कि अगर किसी ने मेल ऐसे करा हुआ है और किसी ने मेल ऐसे करा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाती हूँ कि जब भी अब यहाँ पे ना फिर मेरे को दो चीजें बनानी पड़ेंगी, स्मॉल केस और अपर केस वाली। तो मैं बोल देती हूँ कि अगर कोई भी जब मेरा डेटा दे रहा है स्मॉल एम या कैपिटल एम में, उसको ना मेरा डायरेक्ट कन्वर्ट कर देना। मतलब कोई स्मॉल फॉर्मेट में डेटा दे रहा है तो उसको कैपिटल वाले में पहले तो कन्वर्ट कर देना, एंड फिर हम कंपेयर करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सपोज मेरे को उस इंसान का नेम चाहिए और जेंडर चाहिए, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करूंगी नेम। नेम लिया, अब मैं केस लगाऊंगी। पहले मैं लिखूंगी केस और इसके बाद व्हेन। केस के अंदर कुछ नहीं डालते, केस बस एक कीवर्ड है जहाँ जिसको लिखने के बाद व्हेन लिखना स्टार्ट करता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी व्हेन। किसी ने भी मुझे जो जेंडर दिया, पहले आई विल कन्वर्ट इट इनटू अपर पार्ट, और उसके बाद वो जब वो कैपिटल एम के बराबर हो रहा है, सपोज किसी ने मुझे स्मॉल एम दिया था और मैं चाहती हूँ कि उसको मैं एज अ मेल ऐसे लिखूं, तो मैं उसको क्या कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, तो अगर ऐसे मैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, पहले इस कैपिटल एम को आई विल कन्वर्ट इनटू, सॉरी स्मॉल एम को आई विल कन्वर्ट इनटू कैपिटल एम। देन मैं कंडीशन चेक करूंगी क्या ये मेरा कैपिटल एम के बराबर है। अगर है तो इसको कन्वर्ट कर दो मेल में, है ना। ऐसे एक कंडीशन लिख दी कि अगर जो भी मेरा जेंडर आया उसको पहले अपर करके अगर वो कैपिटल एम के बराबर आ रहा है देन कन्वर्ट इनटू इनटू मेल इस वाली स्पेलिंग में। अगर किसी ने मुझे से स्मॉल मेल लिखा है और उस स्मॉल मेल को मैं पहले कैपिटल कर दूंगी, और मैं चेक करूंगी क्या वो मेरा ऐसे वाली मेल के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसको भी मुझे इस वाले सिंटेक्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, सो अगर अपर जेंडर करने पे वो मेरा इस तरीके से मेल आ रहा है तो उसको स्मॉल मेल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, वी कैन यूज दैट फॉर फीमेल्स टू, कि अगर किसी ने कैपिटल एफ लिखा तो उसको उस जेंडर को, या फिर किसी ने इस तरीके से फीमेल कैपिटल्स में लिखा देन उसको फीमेल शॉर्ट फॉर्म में कर दो। ये समझ आ गया? अगर ना ये जेंडर्स मैच हो रहा है ना ये हो रहा है, यानी कि उसने अपना जेंडर अननोन रखा होगा, तो एल्स उसको अननोन कर दो। ये कंडीशन समझ आई? तो यहाँ पर क्वेरी में क्या होता है, सबसे पहले हम केस लिखते हैं, केस के बाद हम व्हेन लिखते हैं। अगर ऐसा हो गया और मैच हो गया देन ये करो। ठीक है, वरना तुम मल्टीपल व्हेन्स लगा सकते हो। व्हेन अगर ये है देन ये कंडीशन चेक करो, एल्स ये कर दो। ये समझ गया? दिस इज माई सिंटेक्स। जैसे वहां पर लूप होते हैं स्क्वेयर में, यहाँ पर ये वाले सिंटेक्स होते हैं। इतना समझ आ गया? अब यहाँ पे क्या हुआ इस क्वेरी में, अब जो भी जेंडर्स हैं वहां क्या होगा, वो पुराने वाला तो मॉडिफाई नहीं होगा, है ना। पुराने वाले तो मॉडिफाई नहीं होंगे, अलग से जेंडर्स बनेंगे। तो उसके लिए मेरे को एंड एज न्यू अंडरस्कोर जेंडर करना पड़ेगा, जहां पर जो भी मैंने ऑपरेशंस करे दैट विल सेव इनटू अ न्यू कॉलम। ठीक है, और ये जैसे नेम कहाँ से सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट से, तो मैंने ये भी लिखा। फॉर एग्जाम्पल सपोज अब क्या हुआ, तुम्हारा पहले टेबल सिर्फ इतना सा था जहां पर नेम्स और जेंडर्स थे। अब जब हमने ये ऑपरेशन करा तो एक न्यू टेबल बना एज न्यू अंडरस्कोर जेंडर विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी एंड एज न्यू अंडरस्कोर जेंडर, जिसके अंदर हमने देखा अगर कैपिटल एफ है तो कैपिटल एफ में क्या हुआ, हमारी कंडीशन मैच हो गई, कैपिटल एफ है और ये ऐसे वाली चीज है देन मुझे फीमेल कर देना है। तो ये यहाँ पर न्यू अंडरस्कोर जेंडर के अंदर मेरा फीमेल ऐसा लिखा गया। कैपिटल मेल था तो कैपिटल मेल ऐसा लिखा गया। अननोन था तो अननोन तो हमने देखा एज इट इज अननोन ही रखना है। अगेन कैपिटल मेल था तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो मेल मेल ये दोनों तरीकों से जो मेल लिखा गया है दिस इज सेम, बट यहाँ पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेल्स और फीमेल्स यूज कर रहे थे दैट कॉज अ कंफ्यूजन। तो इस तरीके से हम कैटेगोरिकल डेटा को भी हैंडल कर सकते हैं। हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को भी हैंडल कर सकते हैं। अगर मुझे एक पर्टिकुलर बच्चों के स्कोर्स को डिवाइड करना है कि जिनका स्कोर ग्रेटर देन 80 है वो हाई परफॉर्मेंस वाले हैं, जिनका ग्रेटर देन 40 है वो लो मिड परफॉर्मेंस वाले हैं, जिनका ग्रेटर देन पर्टिकुलर थिंग है वो लो परफॉर्मेंस वाले हैं। ऐसे करके अपने डेटा को हमें कंडीशंस लगाने हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, सपोज मुझे सिलेक्ट करना है नेम और स्कोर, मैंने बोले सबसे पहले मैं केस केस लिखती हूँ और उसके बाद व्हेन लिख के कंडीशंस लिखती हूँ। तो मैं लिखूंगी व्हेन अगर मेरा स्कोर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 70 है देन उसको हाई में क्लासिफाई कर दो। तब मेरा एक न्यू टेबल बनेगा जहां पर अगर स्कोर 70 होगा तो उसके साइड में मुझे हाई लिखा दिखेगा, राइट।
और ये जो न्यू टेबल है इसका हमें नाम देना पड़ेगा, तो हम एंड एस करके जो भी नाम देंगे वहां पर मेरा ये डेटा स्टोर होगा। ठीक है, अगर व्हेन स्कोर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 है देन मीडियम कर दो। ठीक है, और यहाँ पर अगर एल्स लो कर दो। इतना समझ आ गया? और फिर एंड एस स्कोर अंडरस्कोर कैटेगरी कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा, और ये डेटा मुझे कहाँ से लेना है, फ्रॉम टेबल स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या होगा, सपोज इनिशियली मुझे सिर्फ इतना पार्ट दिया था, नेम और स्कोर। अब मैंने क्या करा, मैंने एंड एस स्कोर अंडरस्कोर कैटेगरी करा, तो मेरा एक और डेटा का टेबल मिला मुझे, एक और कॉलम मिला स्कोर अंडरस्कोर कैटेगरी। अब मैं देख रही हूँ कि अगर मेरा डेटा 70 से ज्यादा है तो आई विल क्लासिफाई इट एज हाई। तो स्कोर अंडरस्कोर कैटेगरी के पास मेरा हाई आ गया। 66 है तो आई विल क्लासिफाई इट एज मीडियम। ये समझ आ गया? उसके बाद हमारा अगले टर्म होता है ग्रुपिंग डेटा। ग्रुपिंग डेटा का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास दो तीन डेटा है दैट लुक सिमिलर, तो तुम उनको ग्रुप करके एक ही चीज बना सकते हो। ठीक है, और जब तुम डेटा को ग्रुप कर देते हो तो तुम्हारे पास कुछ फंक्शंस होता है दैट यू कैन परफॉर्म, जैसे सम निकालना, एवरेज निकालना, काउंट करना, मिन एंड मैक्स निकालना। ठीक, यहाँ पर देखो, ग्रुप का मतलब क्या हुआ, इसको छोड़ते हैं हम। ग्रुपिंग का इन द सेम शॉर्ट अगर मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में मतलब बताऊं, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास शू आईडी और ब्रांड साइज और प्राइस है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं ना देखूं कि जो भी मेरा ब्रांड है उसका टोटल प्राइस कितना आ रहा है। तो मुझे ये दो चीजें देखनी है। तो मैं क्या करूंगी, इधर से ब्रांड को उठाऊंगी, प्राइसेस को लेके इन पे ऑपरेशंस करूंगी, और फिर हर ब्रांड का टोटल प्राइस देख के उसको ग्रुप करके एक ऐसे टेबल बना दूंगी ब्रांड और टोटल प्राइस का। तो इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। अब ये ग्रुपिंग्स होती कैसे है, सपोज मुझे सिलेक्ट करना है हर ब्रांड के टोटल शूज कितने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना है सपोज ब्रांड, और फिर इसके लिए मुझे टोटल शूज चाहिए। तो जो भी मेरी शू आईडीज है, शूज है, उनको काउंट करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगी मुझे काउंट करना है सारे टोटल शूज को, और जो भी काउंटिंग्स आई उनको उठाना है फ्रॉम टेबल शू। ठीक है, और दोनों को आपस में ग्रुप कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो जब ये क्वेरी रन हुई तो यहाँ पे मुझे ब्रांड और टोटल शो साथ में ग्रुपिंग में मिल गया। ग्रुप समझ आ गया क्या होता है? ठीक है, ऐसे ही तुम अलग अलग चीजें कर सकते हो। सपोज मुझे सिलेक्ट करना था कि जितनी भी मेरी ब्रांड्स हैं उन्होंने टोटल चीजें कितनी भेजी हैं, उनका प्राइस क्या है। ठीक है, तो मुझे प्राइस को इस बार मुझे यहाँ पर देखो, ब्रांड को और उसके प्राइस को ग्रुप करना है। ऐसे ब्रांड और उसके पर्टिकुलर प्राइस को ग्रुप करना है, तो मैं वो भी लिख सकती हूँ, जैसे ब्रांड और टोटल प्राइस को ग्रुप करना है। और मेरे पास पहले ब्रांड और प्राइस था, तो मैंने लिखा मुझे ब्रांड को सिलेक्ट करना है, साथ में जो भी प्राइस है मेरा जितना, उसका सम कर दो और उसको एक और न्यू कॉलम टोटल प्राइस में स्टोर कर दो। साथ में जो टोटल प्राइस है उसके साथ ब्रांड को, शू को ग्रुप कर दो। ठीक है, सॉरी, टेबल शू से मुझे ये दोनों चीजें उठानी है और उसके बाद ब्रांड को ग्रुप कर दो। तो इस तरीके से मुझे एक ग्रुपिंग मिल गई। समझ आया? एवरेज के लिए अगर किसी नंबर का एवरेज निकालना है तो डायरेक्ट दोनों को पहले सिलेक्ट करना है, जिसका भी एवरेज निकालना है उसका नाम लिखना है। जैसे मुझे ब्रांड को सिलेक्ट कर देना है, साथ में मुझे एवरेज निकालना था प्राइस का, तो यहाँ पर एवरेज प्राइस निकालूंगी। अभी जो प्राइस का एवरेज निकाल रही है उसको कहीं पर सेव करना पड़ेगा, तो मैंने एक और नाम बना दिया एज एवरेज अंडरस्कोर प्राइस नाम के कॉलम में इस एवरेज प्राइस को स्टोर करवा देना। ये दोनों डेटा को लेना है, इस डेटा को लेना है शू से, और उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो अभी मेरा एवरेज प्राइस है उसको ग्रुप कर देना है ब्रांड के साथ। तो यहाँ पे मुझे मेरे बड़े से टेबल में से ब्रांड और एवरेज प्राइस नाम का डेटा मिला। समझ आ गया? एक बार नहीं समझ आया तो नोट्स पढ़ लेना। मिन मैक्स यूज होता है मिन और मैक्सिमम प्राइस निकालने के लिए, ये सारी सेम चीज है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे एसक्यूएल यूनियंस। यूनियंस का मतलब क्या होता है कि तुम्हें दो टेबल्स को कंबाइन करना है, तो इसको हम यूनियंस बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, दो टेबल्स को अगर कंबाइन करना है, दो टेबल्स के डेटा को कंबाइन करना है, तो यहाँ पर देखो यूज कैन सिंपली यूज अ कीवर्ड यूनियन। अब मुझे एक चीज बता देना, मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ कि यूनियन के अंदर डुप्लीकेट्स अपने आप रिमूव हो जाते हैं। ये तुम्हें आगे समझ आएगा जब मैं अच्छे से समझाऊंगी डुप्लीकेट वाली चीज। अब देखो होता क्या है, मुझे दो टेबल्स का यूनियन करना है, तो मैं क्या करूंगी, सपोज टेबल वन में से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ कॉलम वन और कॉलम टू, दोनों को कंबाइन करना है। तो टेबल वन से कॉलम वन कॉलम टू सिलेक्ट कर लिया और लिख दिया इसको मैंने सिलेक्ट करा है फ्रॉम टेबल वन। और मुझे टेबल टू से कॉलम वन और कॉलम टू सिलेक्ट करना है वहां का भी, तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगी सिलेक्ट कर दो कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम टेबल टू, और दोनों का यूनियन कर देना है। ये समझ आया? यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, सपोज आई हैव टेबल वन, जहाँ पर टेबल वन का नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर 2023, और यहाँ पर नेम्स और कोर्सेज है। और टेबल टू है स्टूडेंट अंडरस्कोर 2024, जहाँ पर नेम्स और कोर्सेज है। इस तरीके से दो टेबल्स है। अगर मैं बोलूँ मुझे इनके अंदर यूनियन ऑपरेशन करना है, और अभी मैं तुम्हें इसका डुप्लीकेट वाला मतलब भी अच्छे से क्लियर करूंगी। अगर मैं बोलूँ तुम्हें इसमें मुझे यूनियन ऑपरेशन करना है, तो मैं पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करूंगी टेबल वन के, और
पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करूंगी टेबल 2 के जिनको मुझे कंबाइन करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देती हूँ कि सपोज मुझे नेम और कोर्स वाले कॉलम्स को आपस में कंबाइन करना है। तो यहाँ लिखूंगी कि मुझे सिलेक्ट करो नेम और कोर्स को स्टूडेंट अंडरस्कोर 2023 से, और यहाँ पर भी नेम और कोर्स को सिलेक्ट करो स्टूडेंट अंडरस्कोर 2024 से, और दोनों को यूनियन लगा दो। तो अब क्या हुआ कि जो भी दोनों टेबल्स के अंदर नेम और कोर्स थे वो सारे मेरे एक जगह आ जाएंगे, लाइक दिस। नेम और कोर्स थे वो दोनों मेरे एक जगह कंबाइन होकर आ गए, एंड दिस इज व्हाट यूनियन ऑपरेशन लुक लाइक। अब यहाँ पर एक चीज बताओ मुझे कि अगर राज और फिजिक्स इधर भी टेबल में था और राज और फिजिक्स इधर भी टेबल में था, तो वो दो बार क्यों नहीं दिखा? वो दो बार इसलिए नहीं दिखा क्योंकि मैंने तुम्हें बोला कि यूनियन ऑपरेशन में एक फीचर होता है कि इट रिमूव्स द डुप्लीकेट्स बाय देमसेल्फ। अगर मुझे राज और फिजिक्स एक्चुअली में दो बार चाहिए था, तो मुझे यहाँ पर एक क्वेरी लगानी थी। यहाँ पर मुझे यूनियन ऑल करना था इंस्टेड ऑफ यूनियन। समझ आया? तो यहाँ पर मुझे यूनियन और ऑल कर देना था। यहाँ देखो इस जगह पर, यहाँ पर जो मैंने यूनियन लिखा, इसको यूनियन ऑल कर देती तो मेरा राज और फिजिक्स ये सभी दो दो बार प्रिंट होते। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन को रिप्लेस कर देना था यूनियन ऑल से। अब ये सारा टाइम सीरीज डेटा वगैरह यू कैन वॉच इट बाय वॉचिंग नोट्स, यू कैन स्टडी इट बाय वॉचिंग नोट्स। ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट चीजें डायरेक्ट पढ़ाती हूँ। पहले जॉइंट्स, जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो जॉइंट्स होता क्या है? जॉइंट्स में भी हम दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं और उसी को जॉइन बोलते हैं। ठीक है। अब यूनियन में क्या होता था? यूनियन में एक सेकेंड, क्या हो रहा है? यूनियन में क्या होता था? यूनियन में तुम्हारे पर्टिकुलर कॉलम्स सेम होने चाहिए। जैसे कॉलम इधर कॉलम 1 और कॉलम 2 है, तो उधर भी कॉलम 1 और कॉलम 2 ही होगा, तो ही उनके बीच में यूनियन हो पाएगा। यानी कि अगर इस तरफ टेबल 1 में नेम और स्टूडेंट्स है, टेबल 2 में नेम और स्टूडेंट्स है, तो यूनियन होगा और तुम्हारा सारा डेटा ज्वाइन हो जाएगा। पर यहाँ पर ज्वाइंट्स में ऐसा नहीं होता। ज्वाइंट्स में यू जस्ट नीड अ कॉमन थिंग कि तुम्हारी सपोज यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है और यहाँ तुम बात करो नेम की, और यहाँ पर भी तुम्हारे पास स्टूडेंट आईडी है, पर यहाँ तुम बात कर रहे हो अगर सपोज मार्क्स की, तो इनके बीच में भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरी है कि दोनों कॉलम सेम हो। तो अगर इनके बीच में मैं ज्वाइंस करूंगी तो मेरे कुछ इस तरीके से ज्वाइंस होंगे कि स्टूडेंट आईडी, साथ में नेम और साथ में मार्क्स, ऐसे करके हमें तीन चीजें मिलेंगी। यूनियन में हम सारा कॉमन डेटा उठा लेते हैं, पर यहाँ पर वी कैन डायरेक्टली ज्वाइन द टेबल्स। यहाँ पर एक्चुअल ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, वहां पर हम डेटा को बस कंबाइन कर देते हैं। इतना समझ आया? डिफरेंस समझ आ गया? थोड़ा सा नहीं भी समझ आया तो आगे मैंने डायग्राम्स वगैरह तो मैं बनाए हुए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको इन नोट्स को पेजेस पे करा था ताकि डायग्राम से अच्छे से समझ आए। अब देखो जॉइंस जो होते हैं वो टाइप 4 टाइप्स के होते हैं। इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल आउटर जॉइन। समझ आया? इनर जॉइन में क्या होगा? सपोज वी हैव टू टेबल्स और मुझे उन दोनों का जो भी कॉमन कॉमन चीजें उन सबको कंबाइन करके एक टेबल बना देना है। सो दिस इज इनर जॉइन। ये लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन ये नीचे ही समझाती हूँ तुम्हें। देखो इनर जॉइन की बात करें, इनर जॉइन में सपोज करो वी हैव टू टेबल्स लाइक दिस, टेबल 1 एंड टेबल 2। अब मुझे इसमें ना इनर जॉइन लगाना है। तो इनर जॉइन का मतलब क्या होगा? यहाँ एक चीज देखना है कि जॉइन तभी लगता है जब एटलीस्ट तुम्हारे पास एक चीज कॉमन हो। सपोज स्टूडेंट आईडी वगैरह ऐसे एक पर्टिकुलर चीज कॉमन हो, तो ही वो तुम्हारी इधर आ पाएगी, राइट? तो वो चीज ध्यान रखनी है। और उसी को हम बाद में ये जो कॉलम अंडर्स को नेम करते हैं ना, ये वो चीज होती है जो दोनों टेबल्स में कॉमन है। इतना समझ आ गया? अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें इनर जॉइन बताऊं तो इनर जॉइन में मुझे पहले बताओ टेबल 1 में क्या क्या आ रहा है। टेबल 1 में 1 2 3 आ रहा है और टेबल 2 में क्या आ रहा है? 1 2 4 आ रहा है। अगर मैं दोनों में से कॉमन पूछूं तो दोनों में से 1 2 कॉमन है, तो अगर मैं इसमें इनर जॉइन लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 2 x1 x2 एंड y1 y2। दिस इज हाउ इनर जॉइन वर्क्स। समझ आया? इसमें अगर तुम्हें खुद से एग्जाम में बनाना है तो यू कैन क्रिएट टू टेबल्स, जहाँ पर बड़े बड़े टेबल्स और डेटा ले लोगे और फिर उनको कंबाइन करके ऐसे करके दिखा दोगे पेपर के अंदर। ये 1 2 3 x1 x2 नहीं बना के आना, प्रॉपर टेबल बनाना जहाँ पर नेम्स और एजेस वगैरह डालना, ऐसे करके कंबाइन करना। बाकी मेथड यही होगा ऑफ कॉम्बिनेशन। अब देखो अगर मैं तुम्हें ज्वाइन का सिंटेक्स बताऊं, यहाँ पर देखना ये जो सिंटेक्स है ना ये सबका सेम ही होगा। बस यहाँ पर जो इनर जॉइंस की जगह जो भी ज्वाइन लगाना है वो आ जाएगा। तो सिंटेक्स सबका सेम होने वाला है। अब सपोज मुझे सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है? ये मेरे पास पहला टेबल है, तो इस टेबल से मुझे कॉलम सिलेक्ट करना है जिनके बीच में मुझे इनर जॉइन लगाना है। तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूंगी कॉलम नेम फ्रॉम टेबल ए।
जिसके साथ मैं टेबल बी को इनर ज्वाइन करवा दूंगी। ये मेरा सिंटेक्स है। सिलेक्ट करना है कॉलम नेम को फ्रॉम टेबल ए, जिसके साथ इनर ज्वाइन करेंगे टेबल बी के साथ। साथ में ऑन टेबल ए के अंदर जो भी कॉमन वाला था उसका नाम इधर लिख देना है टेबल ए डॉट कॉलम अंडरस्कोर नेम से, और टेबल बी के अंदर जो भी कॉमन टेबल था जैसे ये वाला, मुझे लास्ट में इसका नाम लिख देना है। अभी मैं एक एग्जाम्पल करवाऊंगी जहां पर यही सिंटेक्स से करवाऊंगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा, बस अभी ऊपर ऊपर से ये ज्वाइंस देख लो। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिख दिया, कॉलम में दोनों टेबल्स में सेम होना चाहिए। अगर मैं लेफ्ट जॉइन की बात कर रही हूँ तो दोनों में से बताओ लेफ्ट कौन सा है, ये है। लेफ्ट जॉइन में हम क्या करेंगे, दोनों को लेफ्ट जॉइन को एज इट इज लिख दिया जब हम जॉइन करवा रहे हैं 1 2 3, x1 x2 x3, x1 x2 x3, इनको सेम लिखा। और अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें से राइट जॉइन वाला कौन सा डेटा कॉमन आ रहा है। तो इधर देखो, लेफ्ट जॉइन में मेरा 1 है, राइट जॉइन में भी है। लेफ्ट जॉइन में मेरा 2 है, राइट जॉइन में भी है। लेफ्ट जॉइन में 3 है पर राइट जॉइन में नहीं है। तो यहाँ सॉरी, राइट जॉइन है, राइट टेबल में नहीं है, और लेफ्ट टेबल, टेबल्स बोल रहे थे। तो लेफ्ट टेबल में ये 3 है पर इधर नहीं है। तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे लिखूंगी, इनको कंबाइन करूंगी। 1 का डेटा इधर मेरे पास है तो मैं इसको यहाँ डाल देती हूँ y1, 2 का है तो इधर डाल दिया y1, पर क्योंकि मेरे y2, और पर क्योंकि इधर मेरे पास 3 है और इधर 3 नहीं है तो मैं इस वाले 4 को कहीं नहीं लिखूंगी, ये डाल ही नहीं पाएगा क्योंकि ये कॉमन नहीं है। सो द वेरिएबल्स वी सो द डेटा वी हैव इन माय टेबल इज लाइक दिस। ठीक है, लेफ्ट जॉइन पूरा आया, साथ में लेफ्ट टेबल पूरा आया, साथ में राइट टेबल के वो पार्ट्स आए जो बस कॉमन थे। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। सिंटेक्स सेम है, बस मैंने बोला कि वहां पर हम इनर जॉइन लगा रहे थे, यहाँ पर मुझे लेफ्ट जॉइन लगा देना है, बाकी सब सेम है। सिलेक्ट करो कॉलम अंडरस्कोर नेम्स, उसके बाद फ्रॉम टेबल ए, लेफ्ट जॉइन लगा दिया टेबल बी पे, और टेबल ए में से भी जो जो भी कॉमन था वो लिखा, और टेबल बी में से जो टेबल कॉमन था ये लिखा, और यहाँ पर दोनों का नेम सेम होता है। ठीक है, उसके बाद राइट जॉइन में क्या होगा, राइट जॉइन में ये पूरा टेबल मेरा ऐसा का ऐसा बनेगा, और फिर इसमें हम देखेंगे जो कॉमन है वो डेटा डालेंगे। यानी कि मैं इसको लिख देती हूँ 1 2 4, है ना। अब यहाँ पर देखो, क्या मेरा टेबल 1 में 1 है, हाँ है, तो उसका डेटा इधर मैंने डाल दिया x1। क्या 2 है, हाँ है, तो इसका डेटा इधर डाल दिया x2। क्या 3 है टेबल में, नहीं, मतलब 3 तो है पर हमें तो एक्चुअली में 4 चाहिए। क्या 4 है इस टेबल में, नहीं, तो इसको हमने खाली छोड़ दिया। और यहाँ पर अपने लेफ्ट जॉइन वाला डेटा तो हमने लेफ्ट टेबल ये राइट टेबल वाला तो पूरा ही डेटा लिखना है, तो इधर कर दिया y1 y2 एंड y3। इतना क्लियर हो गया, ये समझ आ गया तुम लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से हम राइट जॉइंस को लगाते हैं। ओके, अब सिंटेक्स सेम ही है जैसे मैंने बताया, इधर बस राइट जॉइन लिख देना है। उसके बाद लास्ट होता है हमारे पास फुल जॉइन या फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन में क्या है, देखो मेरे पास 1 2 3 था, मैंने इधर लिख दिया 1 2 3। इस वाले टेबल में एक और चीज आ रही है 4, मैंने इधर लिख दिया 4। अब यहाँ पर इस वाले टेबल से कंपेयर करें तो 1 2 3 है, जिसके सामने x1 x2 x3 है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया x1 x2 x3, है ना, x1 x2 x3 लाइक दिस। और यहाँ पर y1 y2 y3 आ रहा है, तो 1 के सामने y1, 2 के सामने y2, और 4 के सामने y3। यहाँ देखो इधर ऐसा बना दिया। अब हो क्या रहा है कि फुल जॉइन में हम ये नहीं देखते दोनों में से कॉमन क्या है, हम देखते हैं कि दोनों टेबल्स में जितनी भी चीजें पॉसिबल है सबको कंबाइन कर देते हैं विदाउट वॉचिंग कि कौन सा कॉमन है कौन सा इंटरसेक्टिंग है, ये सारी चीजें। अब सिंटेक्स सेम ही होता है, बस यहाँ पर जॉइन की जगह पर हमारा फुल ऑर्डर जॉइन लग जाएगा। ओके, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। एग्जाम में यू नीड टू मेक अ टेबल लाइक दिस। ठीक है, जैसे तुमने एक टेबल बना दिया स्टूडेंट्स का, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी और नेम ले ली, और एक और टेबल हम बना लेते हैं मार्क्स नाम का, जहाँ पर स्टूडेंट आईडी हमने ली, इट शुड बी कॉमन, एक चीज कॉमन होनी चाहिए, स्टूडेंट आईडी ले ली, सब्जेक्ट और स्कोर ले लिया। अब तुम क्या करोगे, इन दोनों के बीच में तुम्हें ज्वाइनिंग करनी है, सपोज इनर ज्वाइनिंग करनी है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किस किस के बीच में ज्वाइनिंग लगानी है। स्टूडेंट आईडी तो कॉमन है, इसको लिखना रहने दो। तुम्हें लेने हैं नेम, सब्जेक्ट और स्कोर, इनके बीच में तुम्हें ज्वाइनिंग करवानी है। तो करो नेम सब्जेक्ट और स्कोर। नेम किधर से लोगे, स्टूडेंट से, सब्जेक्ट लोगे मार्क्स से, और स्कोर भी लोगे मार्क्स से। तो मैं यहाँ पर करती हूँ, मैं कर रही हूँ सिलेक्ट सबसे पहले स्टूडेंट डॉट नेम को, क्योंकि नेम है मेरा स्टूडेंट्स के पास, सब्जेक्ट है मेरा मार्क्स के पास, तो मार्क्स डॉट सब्जेक्ट और मार्क्स डॉट स्कोर ये करवा रही हूँ। ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको ले रही हूँ फ्रॉम स्टूडेंट्स नाम के टेबल से। सो दिस इज माय टेबल फ्रॉम स्टूडेंट्स, जिसको मैं इनर ज्वाइन करवाऊंगी फ्रॉम मार्क्स नाम के टेबल से। तो यहाँ पर मैं क्या करवाऊंगी, स्टूडेंट्स नाम की टेबल को मैं इनर ज्वाइन करवा रही हूँ मार्क्स नाम के टेबल से। अब दोनों में कॉमन क्या है, स्टूडेंट आईडी, तो मैं यहाँ पर करूंगी ऑन स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी ले लेंगे, और मार्क्स में से भी स्टूडेंट आईडी ले लेंगे, और इन दोनों का ज्वाइन हो जाएगा। सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर ज्वाइंस। समझ आया। इसके बाद हम कर्सर पढ़ते हैं, तो कर्सर होता क्या है, अब देखो, अब हमारे पास आता है कर्सर।
कर्सर क्या होता है? सपोज तुम्हारा ये एक टेबल था, ठीक है? अब टेबल्स के अंदर तुम्हारे पास बहुत सारे रोज थे, कॉलम्स थे, बहुत सारी चीजें थी, रोज थी, कॉलम्स थी, ये सारी चीजें थी। अब मुझे हर रो के अंदर जाके ना कुछ कुछ चीजें अपडेट करनी है, इंसर्ट करनी है, ऐसे मुझे डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो एक्चुअल में ये जो तुम्हारे डीएमएल ऑपरेशंस है, ये वर्क कैसे करते हैं? एक्चुअल में ये जो तुम्हारा टेबल है, ये पूरा एक वर्क स्टेशन जैसी जगह पर जाता है टेम्पररली, है ना? यहाँ पर जाता है और यहाँ पर इसको सीपीयू एलोकेट होता है। जैसे लाइन बाय लाइन सब कुछ रीड रीड करता है, रोज वाइज रोज एंड ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो ये जो पूरा वर्क स्टेशन है, इसी को हम कर्सर बोलते हैं, जो कि रोज बाय रोज जगहों पर जाता है, और ये पूरा वर्क स्टेशन ये कंबाइन होकर इस पूरे को कर्सर बोला जाता है। ठीक है, इधर समझ आ गया? तो कर्सर इज लाइक अ टेम्पररी मेमोरी या फिर टेम्पररी वर्क स्टेशन, जो कि डेटाबेस सर्वर एलोकेट करता है जब भी डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे उस टेबल के अंदर। इतना समझ आ गया? अब कर्सर्स की पूरी लाइफ साइकिल वगैरह इस वाली यूनिट में पढ़ेंगे, मतलब नोट्स देखो ये डिफरेंट डिफरेंट है बट कंटेंट सेम ही है। ठीक है? लाइक मैंने 3 पार्ट्स में नोट्स को ब्रेक करा है सो दैट क्लियरली सारा कुछ कंटेंट अवेलेबल है और तुम पेजेस देख के डर ना जाओ कि हाँ, इतने सारे पेजेस है, ये वाली चीज़। अब देखो कर्सर्स जो होते हैं ये भी हम क्रिएट करते हैं खुद से। अभी हम कर्सर्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम अगर ट्रिगर्स पढ़ेंगे, ये सब हम खुद से क्रिएट करते हैं, समझ आया? तो कर्सर्स को क्रिएट करने के लिए पहले तो कर्सर्स की एक लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले हम कर्सर को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने टेबल बनाया, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कर्सर बना रही हूँ तो सबसे पहले उसको डिक्लेयर करेंगे। उसके अंदर जो भी चीज़ है उसको ओपन करेंगे। फिर हर एक-एक रो को हम फेच कर रहे हैं, है ना? हर रो को एक को फेच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अब क्या पूरी रोज़ एम्प्टी हो गई? अगर एम्प्टी नहीं हुई तो दोबारा फेच करना पड़ेगा एंड अगर एम्प्टी हो गई है तो हम इसको कर्सर को क्लोज कर देंगे और मेमोरी को डीलोकेट करके कर्सर को दोबारा डिलीट कर देंगे। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द कर्सर। पहले डिक्लेयर हो रहा है, ओपन हो रहा है, फेच हो रहा है। अगर एक एक करके फेच कर रहे हैं, पहली रो फेच करी, अब क्या कर्सर एम्प्टी है? नहीं नहीं, अभी तो इसके अंदर चीजें है, तो और फेच करी, अब ये कर्सर एम्प्टी है? नहीं, अभी भी है। जब एम्प्टी हो जाएगा तो क्लोज कर देंगे एंड डीलोकेट कर देंगे। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ कर्सर। अब कर्सर्स को मैंने बोला हम बनाते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं। तो कर्सर को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले डिक्लेयर करोगे कर्सर अंडरस्कोर नेम और फिर लिखोगे ये हमने कर्सर बनाया। कौन से टेबल के लिए बनाया पर्टिकुलर? तो यहाँ पर उस टेबल को लिखना है जिस टेबल के लिए कर्सर बन रहा है। जैसे एक पर्टिकुलर व्यू के लिए तुम व्यूज बनाते हो, वैसे ही टेबल्स के लिए तुम कर्सर्स बनाते हो, राइट? तो दोबारा इधर लिखोगे कि इसके नेम और स्कोर वाले कॉलम के लिए स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के अंदर नेम और स्कोर वाले कॉलम के लिए यू वांट टू डिक्लेयर अ कर्सर। तो तुम इस तरीके से कर्सर को बना दोगे। अब तुम्हें कर्सर को ओपन करना है तो इसकी कमांड होती है ओपन कर्सर अंडरस्कोर नेम। तो अब क्या करेगा? जैसे ही तुम ओपन कर्सर अंडरस्कोर नेम कर दोगे, तुम्हारा ये जो टेबल था, देखो पहले तुमने टेबल बनाया, तुमने एक कर्सर बनाया। जैसे ये ओपन कर्सर अंडरस्कोर नेम करोगे तो ये जो भी टेबल है ये कर्सर के पास चला जाएगा, है ना? और इसके अंदर फिर रोज बाय रोज ऑपरेशंस होंगे, ठीक है? क्वेरीज एग्जीक्यूट होने लगेंगी रो बाय रो और उसके बाद ये सब क्या करेगा? फेच करेगा कर्सर को, ठीक है? ये रो आई, इस रो के साथ कर्सर के अंदर ये रो थी, इसके अंदर सपोज़ मुझे कुछ ऑपरेशन करना था कि रो के अंदर ये डेटा चेंज कर दो, तो ये जैसे ही मेरी फेच होगी, ये हमें बाहर वापस मिल जाएगी, ठीक है? फिर नेक्स्ट फेच होगी, वापस मिल जाएगी और ऐसे करके पूरा कर्सर एम्प्टी हो जाएगा। तो उसके बाद जब हम ओपन करते हैं, उसके बाद वी फेच, ठीक है? तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? फेच करना है नेक्स्ट को फ्रॉम इस पर्टिकुलर कर्सर से नेम और स्कोर के कॉलम के अंदर जाके अब जो नेक्स्ट आया उसको फेच करना है, तो ये लिखते हैं। ठीक है? ये पूरा एक लूप होता है कि ये फेच हो गया, इसके बाद नेक्स्ट फेच करना है, नेक्स्ट फेच करना है, तो इधर नेक्स्ट लिखा जाता है। लास्ट में जब कुछ सब कुछ जब फेच हो जाएगा, ये नेम और स्कोर क्या है? ये वही टेबल्स के कॉलम्स है जो हमने इधर सिलेक्ट करे थे अपने कर्सर को बनाते वक्त। समझ आया? तो इसका सिंटैक्स क्या होता है फेच करवाने का? इधर तुम @name @score लिखते हो। अब कर्सर को क्लोज करना है, डीएलोकेट करना है, ये काम है ना? सब कुछ हो गया, फेच कर्सर पूरा खाली हो गया। सिंपल क्लोज कर्सर अंडरस्कोर नेम करके कर्सर को क्लोज कर देना है और डीएलोकेट के लिए डीएलोकेट कर्सर अंडरस्कोर नेम करके यू जस्ट सिंपली नीड टू डीएलोकेट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पर पूरी लाइफ साइकिल है, इसको मैंने अभी पढ़ाया तो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। अब देखो हमारे जो कर्सर्स होते हैं वो अलग-अलग तरीके से होता है, ठीक है? जो भी टेबल्स है उसके अंदर अलग-अलग तरीके के कर्सर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास आता है स्टैटिक कर्सर, डायनामिक कर्सर, फॉरवर्ड ओनली कर्सर और कीसेट कर्सर्स। तो दीज आर सम डिफरेंट डिफरेंट कर्सर्स। अब स्टैटिक कर्सर का काम क्या होता है कि टेबल से उसने डेटा उठाया, ठीक है? टेबल के अंदर डेटा इधर आया और उसका काम बस डेटा को रीड करने का है। सो दिस इज स्टैटिक कर्सर, ठीक है? ये क्या होगा? ये जब भी डेटा जो टेबल हमारे पास था, जो पहले था, बाद का टेबल सेम ही होगा कर्सर के आने से पहले और कर्सर के जाने के बाद द टेबल इज सेम। सो द रिजल्ट सेट शोन बाय द स्टैटिक कर्सर इज ऑलवेज द सेम एज व्हेन द कर्सर वाज फर्स्ट ओपन। सेम ही होगा, ठीक है?
तो यहाँ पर ये जो स्टैटिक कर्सर्स होते हैं ये रीड ओनली होते हैं, ये कुछ भी चेंज नहीं करते। यहाँ पर हम डेटा को, जैसे अगर मैंने रो 2 को रीड करा, उसके बाद कर्सर के अंदर मैं रो 3 को ऐड करके रीड करके वापस से रो 2 को रीड कर सकती हूँ। सो इस तरीके से ये जो कर्सर्स हैं ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करते हैं, ठीक है? बट इनमें दिक्कत क्या होती है कि ये थोड़े स्लोअर होते हैं, ठीक है? और ज़्यादा मेमोरी कंज़्यूम करते हैं। सो इसको बस हम स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं एंड ये इतने सूटेबल नहीं है। ये इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऐसे ऑपरेशंस नहीं परफ़ॉर्म करते। अगर मुझे टेबल के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना है, तो जब कर्सर के अंदर जाएगा वो एक पर्टिकुलर दूसरे कर्सर के अंदर जाएगा, क्योंकि स्टैटिक कर्सर्स आर नॉट सूटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशंस। उसके बाद आता है डायनामिक कर्सर्स। डायनामिक कर्सर्स क्या होते हैं? जब मुझे टेबल के अंदर कुछ स्पेसिफाई करना है, कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस करना है, तो फिर वो जाता है डायनामिक कर्सर के अंदर। तो डायनामिक कर्सर में क्या होता है, जो इनिशियली टेबल ओपनिंग से पहले हमने उसको दिया था और जो बाद में दिया था, दोनों के रिजल्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि अपडेशंस हो चुकी होती है इन डायनामिक कर्सर। ठीक है? तो यहाँ पर इनिशियली जो भी हमारा कर्सर था, उसके बाद उसमें डिलीट एंड इंसर्शन ऑपरेशंस हो जाते हैं। ठीक है? ये भी स्क्रॉलेबल होता है। साथ में डायनामिक कर्सर्स क्या होता है कि जो भी हम रो, देखो क्या हुआ, एक रो पर्टिकुलर मेरे कर्सर के अंदर आ गई। अब रो के अंदर जो भी ऑपरेशन करूंगी वो हमारे फाइनल टेबल के अंदर भी दिखेगा। इतना समझ आ गया? जो बाद में टेबल हमें मिलेगा उसके अंदर भी दिखेगा। ठीक है? तो मैंने कोई चेंज करा, उसको मैंने कमिट करा, तो ये मेरे को बाहर वाले टेबल के अंदर भी दिखेगा। बट अगर मैं कर्सर के अंदर कोई चेंज करती हूँ, जब तक कमिट नहीं करती, वो बाहर वाले टेबल के अंदर नहीं दिखेगा। इतना क्लियर हो गया? स्टैटिक क्लियर हो गया, डायनामिक क्लियर हो गया। देन वी हैव फॉरवर्ड ओनली कर्सर। तो ये क्या होता है? ये कुछ कर्सर्स होते हैं जिनका काम रीडिंग करने का ही होता है रोज को। ये अगेन कोई ऑपरेशन होते हैं खास परफॉर्म नहीं करते, पर ये बहुत फास्ट होते हैं। तो ये फटाफट से एक रो को रीड करा इसने और ये बाहर ले गया, फिर दूसरे रो को रीड करा, बाहर ले गया, ऐसा होता है ये। और ये सिर्फ एक डायरेक्शन में चलते हैं, क्योंकि ये फॉरवर्ड ओनली कर्सर है, ये पीछे नहीं जा सकते। रो 1 को इसने रीड करा, रो 2 को रीड करा, अब रो 2 से अगर ये वापस रो 1 को रीड करना चाहेगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? सो फॉरवर्ड ओनली कर्सर्स इज रीड ओनली कर्सर्स दैट मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन, जो कि है फॉरवर्ड। ठीक है? अगर मैं फॉरवर्ड ओनली कर्सर्स के की फीचर्स की बात करूं, तो ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, फास्ट परफॉर्मेंस होती है, पर ये हमारे ये भी अपडेट नहीं कर सकते वैल्यूज को। मैंने एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर मुझे किसी पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करना था, तो वो काम मेरा फास्ट फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर्सर के अंदर नहीं हो सकता। इतना समझ आ गया? ठीक है? अगर हमारा काम सिर्फ हर रो को जाके हर रो को सिलेक्ट करना है, ऐसे वाले काम वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ फॉरवर्ड ओनली कर्सर्स। ठीक है? इसका सिंटैक्स क्या होता है? यहाँ पर तुम डिक्लेयर कर दोगे, इसको लिखोगे फॉरवर्ड अंडरस्कोर कर्सर, क्योंकि तुम्हें फॉरवर्ड कर्सर बनाना है। और यहाँ पर कर्सर फॉरवर्ड कैपिटल ओनली लिख दोगे। कौन से पर्टिकुलर टेबल के लिए, कौन से पर्टिकुलर चीज के लिए तुम्हें वो कर्सर बनाना है, तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि मुझे नेम के लिए फॉरवर्ड ओनली कर्सर बनाना है, सो दैट मेरा जो टेबल था स्टूडेंट्स नाम का, उसका नेम मेरे उस पर्टिकुलर कर्सर के अंदर जाए और रीड वगैरह हो, है ना? तो इससे अब देखो पूरा सिंटैक्स क्या होता है, तुमने पहले डिक्लेयर करा, उसके बाद तुमने ओपन करा, तो तुम ओपन कर दोगे कर्सर को, फिर फेच कर दोगे। फेच के लिए तुम्हें सिर्फ नेम को फेच करना था, तो फेच नेक्स्ट करके @नेम लिखा, और जब देखोगे कि फेच स्टेटस 0 हो जाएगा, यानी कि सब कुछ तुमने फेच कर लिया, तो तुम बाहर आ जाओगे। तो सबको प्रिंट करवा के बाहर आ जाओगे, एंड हो जाएगा, और उसके बाद क्लोज कर दोगे एंड डीएलोकेट कर दोगे फॉरवर्ड कर्सर। तो देखो, जो अगर मैं सारे कर्सर्स में सबसे बेस्ट कर्सर की बात करूँ, तो फॉरवर्ड ओनली कर्सर ना सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। फटाफट फटाफट रीड करता है, बैकवर्ड मूवमेंट्स नहीं होती, जल्दी जल्दी चलता रहता है। अब अगर फॉरवर्ड ओनली कर्सर्स की बात करूँ, सो इट इज ऑल्सो कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। पहला है फॉरवर्ड ओनली की सेट, फॉरवर्ड ओनली स्टैटिक एंड फास्ट फॉरवर्ड। ये मेरे पास 3 तरीके के कर्सर्स हैं, जिनको पहले मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाऊंगी एंड देन वी विल मूव टू फॉर्मल डेफिनेशंस। ठीक है? फॉरवर्ड ओनली की सेट क्या होता है कि सपोज करो तुम्हारे पास एक टेबल था, 101, 102, 103 ऐसे टेबल के अंदर का डेटा था कुछ कुछ। ठीक है? अब क्या हुआ, तुमने इस पर्टिकुलर टेबल का एक थोड़ा सा हिस्सा लिया और कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स लिए और उनको कर्सर के अंदर डाल दिया, है ना? और कर्सर ओपन हो गया, यानी कि कर्सर ने अपना रीड करने का काम स्टार्ट कर दिया है। ठीक है? अब कर्सर ने क्या करा, ये एक रो ली, तुम्हें बाहर निकाल के उस पर्टिकुलर रो को दे दिया, है ना? और ऐसे करके तुम्हारा सारा जो भी तुमने इसके अंदर डाला था, इसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, बाहर निकाल के तुम्हें वो तुम्हारा टेबल पूरा मिल गया। अब उसके बाद अगर तुम इस टेबल में चेंजेस करो कुछ, है ना? इस टेबल के अंदर जो भी मिला, इसके अंदर फर्दर कुछ ऐड करवाओ, तो वो तुम्हारे कर्सर को नहीं पता होगा, क्योंकि ये चीज़ उसके टाइम पर नहीं थी। इतना समझ आया? अब इसका फॉर्मल डेफिनिशन देखेंगे तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए बस इतना मानो कि ये जो की सेट कर्सर्स होता है, इट्स लाइक
एक पर्टिकुलर की जो इसमें पहले थी, बस उन्हीं के बारे में इसको पता होगा। उसके बाद कर्सर के जाने के बाद जो कीज़ वगैरह आई, उनके बारे में इसको नहीं पता होगा, ठीक है? ये फॉरवर्ड चलता है, अपडेट्स करता है, डिलीट्स कर सकता है। यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारे पास एक कर्सर है, जिसके अंदर ये अपडेट कर पा रहा है चीज़ों को, डिलीट कर पा रहा है, लेकिन इंसर्ट नहीं कर पा रहा। तो जब कर्सर इससे बाहर निकला और फिर जो इंसर्ट ऑपरेशंस इसमें हुए, इसके बारे में इसको पता नहीं होगा। इतना समझ आ गया? उसके बाद द सेकंड वन वी हैव इज़ फॉरवर्ड ओनली स्टैटिक। इसका मतलब क्या होता है, तुमने एक टेबल लिया, ठीक है? तुमने इस टेबल को इनिशियली करवा दिया फेच, या फिर मैं बोलूँ कि ओपन करवा दिया कर्सर के अंदर। जैसे ये टेबल ओपन होगा कर्सर के अंदर, जो इनिशियली तुम्हारा कर्सर था, जो इनिशियली तुम्हारा टेबल था, वो इस कर्सर के अंदर गया एज़ अ पर्टिकुलर टेबल फॉर्म। अब तुम्हारे कर्सर का काम है फटाफट इसको रीड करते रहना। जो टेबल तुम्हारा था, सेम वही टेबल तुम्हें वापस मिलेगा फॉरवर्ड ओनली में। ना तो कर्सर को कुछ पता होगा कि क्या चीज़ अपडेट हो रही है, ना उसको कोई आइडिया होगा कि क्या डिलीट हो रहा है। वो इट इज़ लाइक उसने बस एज़ इट इज़ स्नैपशॉट ले लिया, जो पहले चीज़ थी वो अब है, बस। कुछ काम नहीं कर रहा, वो बस रीड कर रहा है, पर वो बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट रीड कर रहा है और इतना फ़ास्ट रीड कर रहा है कि उसको अपडेट, डिलीट इन सब चीज़ों से भी मतलब नहीं है। जबकि अगर मैं बात करूँ, जो हमारा ये फॉरवर्ड ओनली की सेट वाला होता है, इसमें क्या होता है कि इसको मतलब होता है, कुछ अपडेट हुआ, डिलीट हुआ, उतना इसको पता होता है, बट इंसर्ट इसके टाइम पे नहीं होता, तो इसको इंसर्ट वाले ऑपरेशन से मतलब ही नहीं होता, उसको पता नहीं चलता। फॉरवर्ड ओनली स्टैटिक का काम होता है कि स्टार्टिंग में जो तुम्हारे पास डेटा आया था, तुमने एज़ इट इज़ उसको अपने कर्सर के अंदर डाला, और उसका काम है कि उसका उसको समझ लेना एज़ अ स्क्रीनशॉट कि ये चीज़ सेव हो गई है। अब तुम इसके अंदर बाद में अपनी टेबल्स के अंदर कोई भी चेंज करवाओ, या अभी तुम अपने टेबल के अंदर कोई भी चेंज करवा रहे हो, पर कर्सर के अंदर वो ऑलरेडी ओपन है, तो यहाँ पर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। इसका काम बस अपडेट, डिलीट और इंसर्ट करना होगा। ठीक है? इट्स लाइक टेकिंग अ फोटोग्राफी ऑफ समथिंग और क्लास रजिस्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चेंजेस है, ये कुछ चेंजेस इसमें कर नहीं पाएगा। इट्स लाइक स्नैपशॉट तुमने ले लिया। ठीक है? अभी मैं बोल रही हूँ फॉरवर्ड डेफिनिशन से समझ आएगा। फास्ट फॉरवर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ फॉरवर्ड कर्सर। फास्ट फॉरवर्ड क्या करता है? फटाफट जो भी तुम्हारे कर्सर के अंदर रोज़ आई, धड़ाधड़ रीड करे जा रहा है इन अ वन वे। फास्ट रीड कर रहा है, कुछ नहीं मतलब क्या आया, क्या नहीं आया, कुछ अपडेट हुआ, कुछ डिलीट हुआ, कुछ इंसर्ट हुआ, कुछ मतलब नहीं है। बस काम है फास्ट करके सबको रीड कर देना, है ना? फास्टेस्ट वे में सबको रीड कर देना। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ रीड्स वगैरह करवाना है, सो यू कैन यूज़ दिस फास्ट कर्सर्स, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं फॉरवर्ड डेफिनिशंस की। फॉरवर्ड ओनली की सेट कर्सर क्या करता है? ये एक रीड ओनली है। यहाँ पर क्या करेगा? ये फॉरवर्ड मूव करेगा। अब क्या हो रहा है? कुछ भी अगर डिफरेंट डिफरेंट अपडेट्स या फिर डिलीटेड चीजें हो रही हैं, तो ये इसको पता होगा। बट अगर कोई कोई रो तुमने तब इंसर्ट करी जब कर्सर ऑलरेडी खुला हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारा एक टेबल है और वो खुला हुआ है एक पर्टिकुलर कर्सर के अंदर। अब तुमने क्या करा, ये ओपन हो चुका है टेबल इस कर्सर के अंदर, ओपन कर्सर का अलग फंक्शन तुमने यूज कर लिया। पर अगर अब इस टेबल के अंदर तुम एक और रो बना दो, टेबल के अंदर फटाफट रो क्रिएट कर दो, तो यहाँ पर देखो, ये टेबल के अंदर रो क्रिएट करना, ये टेबल के अंदर तुम एक डेटा क्रिएट कर दो, ये तुम्हारा ये जो कर्सर इसके अंदर ओपन है उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये अभी ओपन हो चुका है ऑलरेडी। इतना समझ आ रहा है? तो कुछ अगर तुम नया इसके अंदर इंसर्ट करते हो, वो पता नहीं चलेगा। अगर कोई ऐसी वैल्यू है कि राज है, जिसको तुम्हें अपडेट करके राम करना है, तो ऐसी वैल्यूज़, क्योंकि ये एक डीएमएल कमांड है, वो कर्सर को पता चल जाएगा। बट अगर तुम कुछ कॉलम्स ऐड वगैरह कर रहे हो, जो डीडीएल कमांड्स हैं, जिनके लिए कर्सर्स नहीं यूज़ होते, तो वो चीज़ तो कर्सर को पता ही नहीं चलेगी। इतना क्लियर हो गया? अब ये जो की सेट कर्सर्स हमारे होते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं? सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, ठीक है? अपडेट और डिलीट करेंगे तो पता चलेगा, इंसर्ट करेंगे तो इनको पता नहीं चलता। फिर आता है फॉरवर्ड ओनली स्टैटिक कर्सर। मैंने क्या बोला कि जो इनिशियली मेरा टेबल था, इट विल टेक लाइक अ स्नैपशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो फॉरवर्ड ओनली स्टैटिक कर्सर क्या करता है? ये एक फॉरवर्ड ओनली, रीड ओनली कर्सर होता है, ठीक है? जो स्टैटिक स्नैपशॉट पे वर्क करता है कि जो भी रिजल्ट है, देखो, होता क्या है, तुमने एक टेबल दिया, अब जब वो टेबल तुम्हारा कर्सर के अंदर गया, उसने एज़ अ स्नैपशॉट ले लिया। कुछ भी नहीं, अपडेट भी नहीं करा, डिलीट भी नहीं करा, इंसर्ट भी नहीं करा, मतलब ही नहीं है। बस एक बार सबको रीड करा और कर्सर से बाहर निकाल दिया। बस इतना काम होता है फॉरवर्ड ओनली स्टैटिक कर्सर का। ठीक है? कुछ तुम्हारा जैसा तुमने उसको डेटा दिया था, टेबल्स दिए थे, वैसे ही रिटर्न होके आएँगे। ठीक है? तो फॉरवर्ड चलने के लिए काम आता है, कुछ नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, मतलब ही नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ ये की सेट कर्सर्स की, तो अपडेट और डिलीट होता है, तो इट विल रिफ्लेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग्स। बट अगर कुछ इंसर्ट होता है तो उसको पता नहीं चलता। फॉरवर्ड ओनली स्टैटिक कर्सर में इसको कुछ भी नहीं पता चल रहा, पागल है ये। फिर आता है फास्ट फॉरवर्ड कर्सर।
फास्ट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हें अपने टेबल्स के अंदर के रोज को बहुत धड़ाधड़ रीड करवाते जाना है, हाई ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस करवानी है, सो यू कैन यूज दिस फास्ट फॉरवर्ड कर सर। ये फॉरवर्ड ओनली रीड ओनली कर सकता होता है, फटाफट सब चीजों को रीड करेगा, बैकवर्ड स्क्रॉलिंग नहीं होती, रीड ही कर सकता है। अगेन इट डज नॉट रिफ्लेक्ट अपडेट डिलीट और इंसर्ट ऑपरेशंस। ये समझ आ गया। अगर मैं बात करूँ मुझे फेच कैसे करना होता है डेटा कर्सर से, तो यहाँ पर 6 फेज होता है फेच के लिए। हमने पूरी कमांड भी देखी थी किस तरीके से हम फेच करके यूज करते हैं, बट देयर आर 6 टोटल वेज जिनसे हम फेच करते हैं। यूजुअली हम नेक्स्ट करके फेचिंग करवाते हैं कि एक रो है, इसको हमने देखा, इसके बाद इसकी अगली वाली रो से हमें फेच करवाना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ये वाली रो फेच होगी, इसके बाद इसकी अगली वाली भी रो पे जाओ, तो ऐसे करके हम फेच करवा सकते हैं। गेट्स द नेक्स्ट रो। लास्ट का मतलब डायरेक्ट लास्ट रो पे जाके फेच कर दो, फर्स्ट मतलब डायरेक्ट फर्स्ट रो पे जाके फेच फेच कर दो, ठीक है। प्रायर मतलब तुमने एक टेबल चला, अब अगर सपोज तुम्हें बैकवर्ड जाना है, तो तुम क्या करवाओगे, इससे पहले वाली रो को फेच करवाओगे, है ना। ऐसे ही तो बैकवर्ड जा पाओगे। तो प्रायर में क्या करते हो, प्रीवियस वाली रो की तरफ जाके उसको तुम्हें अगर दोबारा फेच करवाना है, या फिर एब्सोल्यूट और रिलेटिव, दीस आर सम फेचिंग टेक्निक्स, ठीक है। उसके बाद एसक्यूएल एसक्यूएल के कर्सर के अंदर क्या क्या एक्सेप्शंस आ सकते हैं या फिर एरर्स आते हैं। समटाइम्स जब तुम कर्सर के अंदर डेटा को डाल रहे हो, तो हो सकता है कि बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यूज आए, दैट मे गिव यू सम एक्सेप्शंस की ये पर्टिकुलर यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर ये जो तुमने कर्सर का स्टेट बताया ये तो इनवैलिड है, ठीक है। या फिर देखो होता क्या है कि जब कर्सर के अंदर रीड ऑपरेशन एक का चल रहा होता है, तो ये ना लॉक हो जाता है ना, कि जब तक ये वाला काम पूरा नहीं होगा अगले पे मूव नहीं करना, तो ऐसे लॉक हो जाता है। अब सपोज कर्सर को तो दूसरे पर्टिकुलर सेकंड वाले रो के अंदर जाना है, बट इसी वाले रो ने इसको लॉक करके रखा हुआ है, तो ऐसे लॉक टाइम आउट से समटाइम्स हो जाता है। दिस इज अवर एक्सेप्शंस। तो ये क्या है, ये कुछ एक्सेप्शंस है, और जब एक्सेप्शंस होंगे तो उनको हम हैंडल भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शन कौन कौन से हो गए, डुप्लीकेट वैल्यू हो गया, इनवैलिड कर्सर हो गया और लॉक टाइम आउट हो गया। दीज आर सम एक्सेप्शंस, और इनकी हैंडलिंग्स को अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि कर्सर्स हमें चाहिए क्यों, है ना, हमें अलग से कर्सर्स की जरूरत क्या पड़ रही है। तो कर्सर्स क्या कर रहा है, पहले तो डीएमएल कमांड्स के लिए ये रो बाय रो जाएगा। हर रो में अगर ऐसे तुम्हारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट रोज है जहां पर तुम्हें हर रो में कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, कुछ स्पेशल कैलकुलेशंस करनी है, तो कर्सर रो बाय रो जाके सारे वो ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, ठीक है। डेटा मल्टीपल टाइम्स पास हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर तुम डेटा को प्रोसेस कर रहे हो विदाउट एक्चुअली यूजिंग एनी काइंड ऑफ जॉइंट्स। अगर मैं कर्सर की लिमिटेशंस की बात करूँ, तो कभी कभार क्या होता है कि रोज खुद को लॉक कर लेती है और बहुत ज्यादा वेट करवाना पड़ता है, स्लो परफॉर्मेंस हो जाती है इसी वजह से। अगर फास्ट कर्सर है तो फिर तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगी, बट अगर बहुत ज्यादा रोज है और वो सबको एक एक करके प्रोसेस कर रहा है, तो देयर आर चांसेस कि स्लो प्रोसेस हो जाए। लूप्स आ जाते हैं समटाइम्स, है ना, और लार्ज डेटा जितना होगा उतना ही स्लो कर्सर होगा। सो दिस इज फाइनली फाइनल समरी कि कर्सर क्या होता है, फेचिंग डेटा, ये सारी चीजें। ओके, उसके बाद हम आएंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग पे, क्योंकि मैंने बोला कि एक्सेप्शंस आते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, एक्सेप्शन देख लिया। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका सिंटेक्स ऐसा होता है कि एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि अगर कुछ गलत हो गया, तो अगर हम उसको ग्रेसफुली हैंडल कर रहे हैं, दिस इज अवर एक्सेप्शन हैंडलिंग। यानी कि हमें पता है कि अगर इधर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये वाली चीज प्रिंट कर दो, समथिंग वेंट रॉन्ग, तो इसको हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग बोलते हैं, है ना। सपोज करो तुम किसी वेब पेज पे गए, तुम उसको रिफ्रेश कर रहे हो एंड तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है, तुम्हारा बिल्कुल खाली है, सर्वर लाइक जो भी ब्राउजर है वो कुछ बिल्कुल खाली है, कुछ दिख ही नहीं रहा। अब तुम तो यही सोचते रहोगे ना, हुआ क्या। अगर और देखो व्हाट इफ अगर तुम गए वेब ब्राउजर पे, तुम लोड करो, तुम्हारा नेट भाग गया और तुम्हें दिख जाता है समथिंग वेंट रॉन्ग, चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, तो अब तुम्हें पता तो है कि प्रॉब्लम कहाँ है। दिस इज हाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग वर्क्स, कि अगर कुछ एक्सेप्शन आ गया तो एटलीस्ट हम कुछ स्टेटमेंट तो प्रिंट करवाए जो यूजर को आइडिया तो हो कि प्रॉब्लम है कहाँ पर, ठीक है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग का सिंटेक्स देखो, सबसे पहले हम बिगिन ट्राई और एंड ट्राई करते हैं जहां पर हमें लगता है, और इसके अंदर हम वो कोड डालते हैं जहां पर हमें लगता है एरर आएगा। अगर यहाँ पर एरर आता है, देन ये जाता है बिगिन कैच और एंड कैच में जाकर कैच होता है, और जो भी चीजें है हमें सपोज कुछ प्रिंट कराना है कि इस वजह से एरर है, वो चीज इधर प्रिंट हो जाती है। सिंपल सिंटेक्स, बिगिन ट्राई एंड ट्राई, बिगिन कैच एंड कैच, इस तरीके से हम एरर को हैंडल करते हैं। अब इसके सिंटेक्स देखेंगे। सपोज अगर मुझे अपने डेटाबेस के अंदर किसी चीज को जीरो से डिवाइड करवाना था, किसी पर्टिकुलर रो को जीरो से डिवाइड करवाना था, ठीक है, और मेरा कुछ एरर आ जाता है, तो अब मुझे पता है क्या कि ऐसा कुछ एरर आ सकता है कि दोनों ऊपर नीचे जीरो हो जाए, तो मैं यहाँ पर बिगिन ट्राई और एंड ट्राई करूंगी और इसके अंदर लिखूंगी कि डिवाइड बाय जीरो कर दो, है ना। मतलब इसके अंदर लिखूंगी कि डिवाइड बाय जीरो करने पे मेरे को एरर्स मिल सकता है।
ओके, अब समझ आ गया। अब इसको हैंडल भी तो करना है, तो एक लिखूंगी बिगिन कैच और एंड कैच, और लिखूंगी अगर किसी यूजर ने डिवाइड 00 कर दिया तो प्रिंट कर दो कोई एरर अगर हो गया, या फिर एरर के लिए कुछ एक पर्टिकुलर मैसेज रिप्रेजेंट कर दो। सो दिस इज हाउ वी डू एरर हैंडलिंग। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने एक्चुअल में कुछ जीरो वाला एरर आया तो मैं लिखूंगी एन एरर अकर्ड, और यहाँ पे लिख दूंगी एक्चुअल एरर की एरर आया किस वजह से है, तो वो पर्टिकुलर जीरो एरर एनकाउंटर्ड ऐसे करके हमें मैसेज एक डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। अब देखो हमने बात करी थी कि हमारे कर्सर्स के अंदर भी कुछ एरर्स आते हैं, जैसे फेच एरर हो गया, लॉक टाइम आउट हो गया, इनवैलिड कर्सर स्टेट हो गया, या फिर डुप्लीकेट की हो गई। दीज आर सम एरर्स इट फाइनली सीन इन कर्सर्स, और ये सारे एरर्स मैंने तुम्हें बताया, ये सारे हमारे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो इन एक्सेप्शंस को कैसे सॉर्ट करा जाता है इन केसेस ऑफ कर्सर, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, तुम्हारे पास जो भी कर्सर है, तुमने उसको स्टार्ट करा, उसका लॉजिक लिखना स्टार्ट करा, उसके बाद तुम यहाँ पर ट्राई करोगे कि दीज आर सम स्टेटमेंट जिनसे एरर आ सकता है। अब जब बिगिन ट्राई करोगे उसके अंदर तुम देखोगे कि यूजुअली एरर्स कब आएंगे, जब तुम कुछ चीज फैच करवाने की कोशिश करो, तो तुम बिगिन ट्राई के अंदर ओपन करते हो कर्सर को, फेच करते हो और उसकी प्रोसेसिंग करते हो कि इन चीजों में एरर्स आ सकते हैं। अगर एरर आया तो एंड ट्राई करोगे एंड फिर उस एरर को कैच करोगे। ठीक है, बिगिन कैच करोगे और उसके बाद उस एरर को हैंडल करके क्लोज करोगे। ये तुम्हारा पूरा कर्सर का सिंटेक्स होता है। समझ आया कि सबसे पहले तुमने कर्सर बनाया, अब ट्राई करेंगे, बिगिन ट्राई स्टार्ट करोगे, ये तो तुम्हें पता होगा कि देयर आर चांसेस कि कर्सर को इधर ओपन में या फिर फेच में एरर आ रहा होगा। अब एरर आएगा तो इधर एंड ट्राई कर दोगे कि पता चल गया एरर इधर है। उसके बाद कैच करना स्टार्ट करोगे एंड उस एरर को हैंडल करके क्लोज और डिलीट कर दोगे। अब ये कोड समझ आया, ये कोड समझ आया, तो अब हम इधर आएंगे। देखो सपोज करो तुम्हारा कुछ एरर आ रहा है ना? तो सबसे पहले तुमने कर्सर को बनाया, एट द रेट नेम नाम से हमने एक कर्सर को डिक्लेयर कर दिया कि इस पर्टिकुलर की नेम के लिए हमें एक चीज बनानी है। स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल है, उसके नेम के लिए वी वांट टू क्रिएट अ कर्सर। सबसे पहले मैंने करा, हम सबसे पहले हमने बोला कि हम बिगिन ट्राई करेंगे, जिसके अंदर हम ओपन करेंगे, फेच करेंगे और साथ में बाद में एंड कर देंगे और क्लोज करके कर्सर को डीलोकेट कर देंगे। ये सारी चीजें हो गई, है ना? और फिर एंड ट्राई कर देंगे। तो ये तो नॉर्मल चीज हो गई कि ये सारी चीजें करनी है कि अगर कर्सर फेच स्टेटस 0 हो जाता है उसके बाद हमें प्रिंट करवाते रहना है। ये नॉर्मल हमारा कर्सर का कोड हो गया, जिसको हमने अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर डाला। अब मैं देखती हूँ कि व्हाट इफ अगर मेरा बाय चांस कोई कैच आ गया, तो अगर कैच आया तो कैच इधर आएगा, प्रिंट करवा देंगे एरर और उसका स्टेटस, और उसके बाद क्लोज कर देंगे, डीएलोकेट कर देंगे, एंड कर देंगे अपने कर्सर को, और बाद में एंड कैच कर देंगे। ये समझ आ रहा है? तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम कर्सर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं डिक्लेयर करूंगी, उसके बाद हम बिगिन करते हैं ट्राई को। देखो मैं लिखती हूँ बिगिन ट्राई और एंड ट्राई, और बिगिन ट्राई और एंड ट्राई के अंदर मैं क्या करूंगी, अपना पूरा ऑपरेशंस करूंगी कि कर्सर को ओपन करा और फेच करा, वो सारी चीजें करूंगी, क्लोज कर दूंगी, डिलोकेट कर दूंगी और लास्ट में एंड ट्राई कर दूंगी। उसके बाद हमने देखा कि इसमें कहीं एरर आया तो कैच को स्टार्ट कर दो कि कहाँ एरर आया वो पकड़ना है, कोई मैसेज प्रिंट करवाओ, फिर बाद में क्लोज कर दो कर्सर को, डिलोकेट कर दो, एंड कर दो और लास्ट में एंड कैच कर दो। ये सारी चीजें समझ आ गई। दीज आर स्टेप्स जिस तरीके से तुम एरर हैंडलिंग कर सकते हो इन योर कर्सर्स टू। ठीक है। उसके बाद आगे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते क्यों है, सो दैट हम प्रोग्राम को क्रैश करने से बचा ले, रिसोर्सेज फटाफट क्लीन अप हो, और ऐसे यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज होंगे तो यूजर को एक्चुअली में पता चलेगा दिक्कत आ कहाँ रही है। ओके। अब देखो हम कर्सर का एक बड़े एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज तुम्हारे पास ये टेबल है, नेम आन्या, सान्या और राहुल। अब तुम्हें क्या करना है, इस टेबल के अंदर जितने भी तुम्हारे नेम्स हैं तुम उनको लाइन बाय लाइन प्रिंट करना चाहते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक कर्सर में डालेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें नेम प्रिंट करना है, तो यहाँ पर तुम लिखोगे डिक्लेयर करो एट द रेट नेम एंड var 50। ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। तुम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाओगे, है ना? तुम एक वेरिएबल बनाओगे जो एट द रेट नेम हम फैचिंग के लिए यूज करते हैं, वो एक वेरिएबल होता है जिसको तुम इधर सबसे पहले डिक्लेयर करोगे। वेरिएबल बनाया। अब इस वेरिएबल से तुम्हें क्या करना है, एक कर्सर बनाना है जिसके अंदर तुम इस वेरिएबल को यूज करोगे। तो कर्सर के लिए मैंने बोला था हम डिक्लेयर करते हैं कर्सर टेस्ट नाम का कर्सर। नेम सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से नेम सिलेक्ट करें जिसके लिए हम कर्सर बना रहे हैं। और जब हम फेच करते हैं तो हम इस वाले वेरिएबल का यूज करते हैं, पर एट द रेट नेम यूज करने के लिए वी नीड टू डिक्लेयर इट फर्स्ट। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चीज हो गई। फिर हम देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, तो यहाँ पर ट्राई और कैच करेंगे। तो ट्राई कैच के लिए सबसे पहले एरर बिगिन ट्राई करके लिखोगे, ओपन करोगे अपने कर्सर को, फिर फेच करवाओगे। फेच में वी विल चेक कि कोई एरर तो नहीं है। तो जैसे तुम यहाँ पर करोगे फेच, अब मैंने बोला था टाइप्स होते हैं कि अगर ये वाला हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट रो में जाना है, तो इसलिए हमने नेक्स्ट लिखा। फ्रॉम कर्सर टेस्ट, जो भी हमारा कर्सर का नाम है उसको फेच करवाना है।
उसके अंदर मतलब कर्सर टेस्ट के अंदर इस पर्टिकुलर कर्सर के अंदर तुम्हें नेम को डालते रहना है ना? तो एट द रेट नेम डालो। नेम क्या है? हमारा वेरिएबल है। समझ आ गया? और उसके बाद तुम्हें लूपिंग करनी है कि जब तक फेच स्टेटस 0 नहीं हो जाता तुम्हें क्या करते रहना है स्टूडेंट नेम के अंदर नेम को ऐड करवाते रहना है ना? ऐड करवाते रहना है। ये कर्सर है, कर्सर के अंदर पहली रो पे गए, अभी ये 0 नहीं हुआ तो इधर बाहर निकाल के इसको ऐड करवा दो एंड फिर मूव करो नेक्स्ट कर्सर पे, है ना? इस पर्टिकुलर वेरिएबल पे एट द रेट नेम पे, नेम क्या है? उस वाले का नेम, ये हमने डिक्लेयर कर दिया और लास्ट में एंड कर दो, ठीक है? एट द रेट फेच स्टेटस 0 का मतलब होता है कि अब सारे रोज फेच हो गए हैं तो यू आर एबल टू क्लोज दैट, ठीक है? तो तुम प्रिंट कर दोगे अब सब कुछ प्रिंट करके एंड कर दोगे। लूप के अंदर क्या हो रहा है कि जो भी नेम्स है वो प्रिंट हो रहा है और फिर नेक्स्ट रो पे जा रहे हैं। इतना समझ आ गया? और लास्ट में जब फेचिंग वगैरह हो जाती है हम कर्सर को क्लोज करके डीएलोकेट कर देते हैं। ये हो सब हमारा काम हुआ ट्राई ब्लॉक के अंदर। ठीक है? ट्राई ब्लॉक के अंदर हुआ। तो उसके बाद हम कर देंगे एंड ट्राई। अब ये हमारा बेसिक प्रोग्राम था जो हमने लिखा, बट व्हाट इफ इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर एरर आ गया, तो मैं यहाँ पर करूंगी कैच करना स्टार्ट। कैच करूंगी, एरर मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगी और उसके बाद अपने कर्सर स्टेटस को देखूंगी कि अगर मेरा कर्सर स्टेटस अभी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है, तो ऐसे करके हमारा कुछ एरर है, तो उसको बिगिन कर देना है और फिर कर्सर को क्लोज करना है, डीएलोकेट करना है और लास्ट में एंड कर देना है। इतना समझ आ गया? लास्ट में कैच को हमें एंड कर देना होता है। डीएलोकेट कर्सर करके देखो, यहाँ पर क्या हुआ? अगर कर्सर स्टेटस ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है, तो पहले तो कर्सर के टेस्ट को क्लोज करो, डीएलोकेट करो कर्सर के टेस्ट को, उसके बाद एंड कर दो और लास्ट में कैच को एंड कर दो। दीज आर सम लाइंस और ये जो पूरा कोड है ये वही तो था जो मैंने जो तुम्हें मैंने अभी ऊपर समझाया, ये वाला, ये देखो। अ, इससे भी ऊपर मैंने तुम्हें कोड करवाया था, ये वाला। ठीक है? ये वही चीज थी, इसको मैंने ब्रेक करवाया इनटू पॉइंट सो दैट तुम्हें क्लियरली समझ आए कि ये कोड है क्या। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा बट मुझे नहीं लगता कि कर सके को डायरेक्ट लिखने को आ गए अनटिल अनलेस उनका पेपर उनका मन करा बहुत हार्ड बनाने का, क्योंकि यूजुअली इनकी थ्योरीज ही बहुत काफी होती है पूछने के लिए। ठीक है? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज प्रोसीजर और उसके बाद आई गेस लास्ट हमारा ट्रिगर्स है और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो प्रोसीजर्स क्या होते हैं? प्रोसीजर्स का मतलब कुछ एसक्यूएल की कमांड्स जिनको तुम बार-बार क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जब भी तुम्हें चाहिए। जैसे ओके, तुम्हें फंक्शंस पता है क्या होता है? कुछ ब्लॉक्स ऑफ कोड होता है जिसको तुम बार-बार यूज़ कर सकते हो। प्रोसीजर भी उसी तरीके से है, ठीक है? प्रोसीजर इज़ लाइक कुछ एसक्यूएल कमांड्स जो कि सेव है, जिनको तुम बार-बार यूज़ कर सकते हो, जिनके अंदर इंसर्ट ये सारी चीज़ें आती है। अब ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ये रीयूजेबल होते हैं, फास्टर एग्जीक्यूट करते हैं, सिक्योर होते हैं और ईज़ी होते हैं मेंटेन करने के अंदर, ठीक है? जैसे सपोज कि तुम किसी रेस्टोरेंट में गए और तुम्हें डेली ना हर 1 घंटे बाद टॉप 5 कस्टमर्स की लिस्ट चाहिए। तो टॉप 5 कस्टमर्स बनाने के लिए तुमने एक कोड करा होगा कि ये जो कस्टमर्स जो ज़्यादा पे कर रहे हैं या फिर जो हमें टिप्स दे रहे हैं दैट आर माय टॉप 5 कस्टमर्स। तो बार-बार ये सारे क्राइटेरियाज़ को चेक करो। ठीक है? तो मैं बार-बार ऐसे कोड तो नहीं लिखूँगी टॉप 5 कंपनीज़ का सिलेक्ट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक ना पर्टिकुलर जगह बना दूँगी, ठीक है? तो ऐसे हम कुछ कोड बना देंगे जिसको हम बार-बार यूज़ कर रहे हैं। इतना समझ आ गया? अब प्रोसीजर्स को हम क्रिएट करते हैं जैसे हम फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। तरीका क्या होता है? क्रिएट क्या करना है क्रिएट प्रोसीजर प्रोसीजर तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी मुझे क्रिएट प्रोसीजर करना है। अब इस प्रोसीजर का कुछ नाम होगा। फॉर एग्जांपल इधर मेरा काम था, जैसे मैं कोई फंक्शन बनाती थी तो मुझे उसका टॉप कस्टमर चाहिए, तो इधर पे मैं लिख दूँगी कि मेरे प्रोसीजर का नाम है गेट टॉप कस्टमर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एज़ लिख के बिगिन और फिर एंड करते हैं। तो जब बिगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बताएँगे ये चीज़ें मेरी होंगी बार-बार अगेन एंड अगेन, है ना? सपोज मुझे 5 कस्टमर को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी सिलेक्ट करो टॉप 5 नेम जिन्होंने टोटल अंडरस्कोर स्पेंड करा है, इतना हमारे पास स्पेंड करा है फ्रॉम द पर्टिकुलर कस्टमर टेबल, ठीक है? और इन सबको ऑर्डर में अरेंज कर देना है जितना भी उन्होंने टाइम स्पेंड करा करा है उसके अकॉर्डिंग। किसी ने टाइम या फिर पैसा स्पेंड करा है, किसी ने 200 रुपए दिया है तो उसको उसको पहले अरेंज करना है एंड किसी ने उसके बाद पैसे दिया उसको वैसे अरेंज करना है। तो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट अ प्रोसीजर। अब इस प्रोसीजर को बनाया, फंक्शन को बनाया तो फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है। तो इसको हम कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे? एक्सईसी गेट टॉप कस्टमर नाम कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमें EXEC लिखकर जो भी हमारा प्रोसीजर बनाया उसको कॉल करना होता है। समझ आया? तो प्रोसीजर बनाने का सिंटैक्स क्या है? यू नीड टू क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम डालो, एज करके पहले बिगिन लिखो, उसके बाद जो भी चीजें चाहिए तुम्हें वो लिखो और लास्ट में एंड कर दो, ठीक है? ये तुम्हारा बेसिक सिंटैक्स होता है। लास्ट में कॉल करने के लिए इसको EXEC करके प्रोसीजर का नाम डालोगे। अगर फंक्शन जैसे देखो तो फंक्शंस में पैरामीटर्स होते थे, तो प्रोसीजर्स में भी यू मे पास सम इनपुट्स, तो उसके लिए तुम्हें एसक्यूएल के अंदर वेरिएबल
वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। वेरिएबल्स के लिए मैंने बनाया कि हम एट द रेट करके वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसको तुम कैसे बनाओगे? तुमने पहले प्रोसीजर बना लिया, इसके अंदर सपोज तुमने आईडी इंटीजर टाइप में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब तुम करोगे, तुम्हें वो स्टूडेंट्स को बार बार सिलेक्ट करते रहना है जिनकी आईडी ये पर्टिकुलर आईडी है। तो तुम यहाँ पर इसके लिए कोड कर सकते हो कि सिलेक्ट करो फ्रॉम स्टूडेंट, जहां पर स्टूडेंट आईडी हमेशा एट द रेट आईडी करके है। अब एट द रेट आईडी क्या है? हमारा एक वेरिएबल जैसा है, दैट इज एन इंटीजर फॉर्मेट। अब मुझे इसको पैरामीटर्स के अंदर पास करवाना है, तो तुम पहले क्या करोगे? इसको EXES करके स्टूडेंट बाय आईडी करोगे, है ना, कॉल करोगे, और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आईडी दे दोगे। जैसे उसके अंदर फंक्शंस को कॉल करके ब्रैकेट्स के अंदर आईडी देते हो, आर्ग्यूमेंट्स देते हो, तो यहाँ पर भी यू कैन डू द सेम। इतना समझ आ गया? ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोसीजर विद पैरामीटर्स। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होता है? फास्ट एग्जीक्यूशन है, रीयूजेबिलिटी है, ये सारी चीजें मैंने बताई है, बट लिमिटेशंस भी है। समटाइम्स एक्सटर्नल कोड के कंपेयर में इट इज हार्डर टू डिबग, और बहुत सारे अगर स्टोर प्रोसीजर होंगे तो कंफ्यूजन हमें को होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली एक ऐसी चीज है जहाँ पर इन्होंने एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाया है। ठीक है, एक इंट नाम का प्रोसीजर बनाया है और एक नेम नाम का बनाया है ना, सॉरी, प्रोसीजर एक ही है। इंट नाम का वेरिएबल बनाया, नेम नाम का वेरिएबल बनाया, इनको यूज करें और इस तरीके से डिक्लेयर करके कॉल कर रहा है। ये समझ आ गया? ओके, तो समरी की बात करें तो एक प्रोसीजर इज लाइक अ सेव्ड बॉक्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, जहां पर हम बार बार उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं? देखो, अगर मैं तुम्हें प्रोसीजर की बात करूं तो प्रोसीजर ना फंक्शंस की तरह ही है। फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट से मैंने लिंक करके तुम्हें प्रोसीजर समझाया ताकि तुम्हें प्रोसीजर समझ आए। बट एसक्यूएल के अंदर फंक्शंस भी होते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज इनटू प्रोसीजर और फंक्शंस। नॉर्मली तुमने अगर कोडिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी तो तुम्हें पता होगा कि फंक्शन को क्रिएट करते हैं, कॉल बैक करते हैं। वैसे ही हमने इधर प्रोसीजर को बनाया, कॉल बैक करा और यूज करा, वो प्रोसीजर है। बट एसक्यूएल के अंदर फंक्शंस भी अलग से हैं, दैट आर सब प्री डिफाइंड कोड्स, जिनके अंदर हमने वैल्यू डाली और हमें आउटपुट मिला, बस ऐसा समझो। जैसे मेरा एक फंक्शन है मिन नाम का, जो कि प्री डिफाइंड है ना, पहले से है, तो वो हमारा फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर हम खुद से बना रहे हैं तो वो प्रोसीजर हो गया, पहले से आता है तो वो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन है। इसके अंदर मैंने इनपुट डाला, मुझे आउटपुट मिला, तो इस तरीके से हमारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के हो सकते हैं? यहाँ पर देखो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो फंक्शंस यूजुअली दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड। सिस्टम डिफाइंड वाले मैंने बोले कि देखो, जो हम बनाते हैं वो एक तो होता है कि हम प्रोसीजर बना रहे हैं, मेथड दोनों का सेम है, लाइक प्रोसीजर और फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर जो सिस्टम डिफाइंड वाले होते हैं उसमें क्या होगा? पहले से डिफाइंड होंगे, तुमने इनपुट डाला, तुम्हें आउटपुट मिला। फिर एक होता है यूजर डिफाइंड, जो तुम बना सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज समहाउ सिमिलर टू प्रोसीजर्स, अभी थोड़ा सा बस बनाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, स्केलर फंक्शंस क्या होते हैं? जो तुम्हें एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करके दे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अभी देखो, अगर मैं फंक्शन और प्रोसीजर का सिंटेक्स सिखाऊंगी तो मैं बिल्कुल सेम लगेगा, बस प्रोसीजर्स के अंदर भी जनरली स्टोर व्हाट एसक्यूएल क्वेरीज, पर फंक्शंस के अंदर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, जैसे ऐड करवा दे, ये वाली चीजें। इतना समझ आ रहा है? प्रोसीजर के अंदर हमारा सिलेक्ट वगैरह वाली क्वेरीज होती है। अब थोड़ा डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा, राइट? जो मैंने इनिशियली तुम्हें बोला प्रोसीजर एक फंक्शन जैसा है, वो इसलिए ताकि तुम्हें प्रोसीजर को बहुत भारी टर्म ना लगे और तुम फेमिलियर हो जाओ। ठीक है, अब हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिस्टम डिफाइंड, जैसे कि जो हमने पहले भी पढ़े थे, लेंथ निकालने के लिए, सम निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, दिस। और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड में हमारे तीन तरीके के होते हैं, स्केलर फंक्शंस, जहां पर एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होगी, इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन, जहां पर एक पूरा टेबल रिटर्न होगा, और मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड, जहां पर बहुत सारे मल्टीपल क्वेरीज रिटर्न हो रही है एक टेबल के अंदर। स्केलर फंक्शंस को क्रिएट कैसे करें? सबसे पहले जिसको भी क्रिएट करना है उसके नाम के आगे फंक्शन लिख दो, फंक्शन क्रिएट, उसके नाम के आगे फंक्शन लिख दो, क्रिएट हो जाएगा। देखो, जिस चीज को भी क्रिएट करना होता है उसके नाम के आगे वो पर्टिकुलर कीवर्ड लिख दो जो तुमने बनाना है। प्रोसीजर बनाना है तो क्रिएट करके इधर प्रोसीजर लिख देते, प्रोसीजर बन जाता। फंक्शन बनाना है, क्रिएट करके इधर फंक्शन लिखो, फंक्शन बन जाएगा, और इधर इसका फंक्शन नेम आ गया। अब वहां पर क्या होता था, जब हम प्रोसीजर्स बना रहे थे उसके लिए अंदर हम यहाँ पर स्पेशल ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स नहीं डालते थे, पर फंक्शंस के अंदर जैसा हम हमेशा पैरामीटर्स देते हैं वैसे ही मैं यहाँ पर एट द रेट पैरामीटर्स दूंगी। ठीक है, और फंक्शंस के अंदर हमारा हमेशा रिटर्न टाइप होता है, तो यहाँ पे भी एक रिटर्न टाइप ही रिटर्न करेगा। बाकी कुछ लॉजिक सेम है, जैसे बिगिन और एंड वाला वो सेम है, तो वहां पर यहाँ पर प्रोसीजर में भी वो था, यहाँ पर भी यही है। तो यहाँ पर एज बिगिन करके लॉजिक लिखेंगे, उसकी रिटर्न वैल्यू लिखेंगे और ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम फंक्शंस को बनाते हैं। अब सपोज बाय चांस क्वेश्चन आ गया कि एसक्यूएल के अंदर यू नीड टू राइट अ फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स, तो सिंपल है, क्रिएट करो फंक्शन ऐड नंबर का। अब उसके अंदर तुम्हें वेरिएबल देना है, सपोज ए और बी, जिसको तुम्हें ऐड करना है।
तो कैसे दोगे? एट द रेट ए नाम से तुमने एक वेरिएबल बनाया और उसकी टाइप लिखी, और एट द रेट बी नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसकी टाइप लिखी। अब रिटर्न टाइप भी तुम चाहते हो कि सम जो तुम्हें मिले वो इंटीजर फॉर्मेट में मिले, तो तुम लिखोगे रिटर्न इंट। ठीक है? अब इसको बिगिन करना है और एंड करना है और बीच में इसका कोड लॉजिक लिखना है, तो तुम कर दोगे बिगिन और एंड। रिटर्न करना है एट द रेट ए प्लस एट द रेट बी, तो इस तरीके से इसको तुम बार बार कॉल कर सकते हो। ठीक है? कॉल करना है, रन करने के लिए तुम यूज करोगे सिलेक्ट डीबीओ डॉट एड नंबर वाले फंक्शन को कॉल करके 5 और 3 ऐसे तुमने वैल्यू दे दी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पैरामीटर देते हैं। प्रोसीजर और फंक्शंस में डिफरेंस क्लियर हो गया, और इनको रन करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। तो एग्जाम में थोड़ा सा गलत मत लिख के आ जाना, मतलब थोड़ा सा गलत लिख दो तब भी चलेगा, पर पूरा गलत लिख के मत आ जाना, कंफ्यूज मत होना। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो कि तुम पढ़ सकते हो खुद से भी। ठीक है? अब अगेन प्रोसीजर और फंक्शंस के बीच में डिफरेंस आ गया है, क्योंकि ये बहुत सिमिलर होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, प्रोसीजर कोई वैल्यू कुछ रिटर्न करता है क्या? हमने देखा सिंटेक्स में था ही नहीं, पर फंक्शन करता है। ठीक है? प्रोसीजर की मदद से हम कुछ सिलेक्ट वगैरह कर रहे थे? नहीं। जब फंक्शंस को हम रन करवाते हैं, इधर देखो, फंक्शंस को रन करवाते हैं तब हम सिलेक्ट क्वेरी का यूज करते हैं, राइट? तो फंक्शंस में यूज होता है। क्या हम प्रोसीजर की मदद से टेबल्स को मॉडिफाई करवा सकते हैं? हाँ, प्रोसीजर आर लाइक स्टैंडर्ड क्वेरीज। देखो, प्रोसीजर्स आर लाइक स्टैंडर्ड क्वेरीज, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया, इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहा है, तो ये सारी चीजें प्रोसीजर की मदद से हो रही है। बट फंक्शंस आर लाइक सम वेरिएबल्स, जैसे तुम्हें दो नंबर्स दिए, तुम्हें मैक्सिमम निकालना है। सॉरी, फंक्शंस आर लाइक ऑपरेशंस दैट वी डू इन वेरिएबल्स, कि दो नंबर्स दिए तो मैं मैक्सिमम निकालना है, इंटीजर्स दिए तो मैं सम्स निकालना है। तो ऐसी वाली चीजें, इनका एक्चुअल में क्वेरी से इतना कोई लेना देना है नहीं, इंसर्ट अपडेट डिलीट से इनका कुछ लेना देना नहीं है। सो फंक्शंस आर लाइक रीड ओनली वन, है ना? ये क्वेरीज के अंदर जाकर कुछ चेंजेस उनको कर नहीं रहा। कॉल करने का तरीका क्या होता है? प्रोसीजर्स को हम बुलाते हैं EXEC प्रॉप नेम से, और यहाँ पे फंक्शंस को हम सिलेक्ट करते हैं डीबीओ डॉट, और फिर जिस भी फंक्शन का नेम है वो डाल देते हैं। तो ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है? इट्स लाइक अ टास्क जो कि हम एसक्यूएल को कुछ करवाने के लिए दे रहे हैं, और फंक्शन इज लाइक जो हमें एक आंसर बताएगा। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद आते हैं पैकेज इन एसक्यूएल। तो देखो, पैकेजेस क्या होता है? तुमने पहले मॉडल्स पढ़ा था कि मॉडल्स के अंदर ना बहुत सारी चीजें होती है जिनको हम इंपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। पैकेज भी थोड़ा वैसा ही है। पैकेज एक फाइल जैसी मानो, जिसके अंदर हमारे पास पहले से ही सारे बहुत सारे प्रोसीजर्स वगैरह या फिर फंक्शंस या फिर वेरिएबल्स, ये सारे आपस में कनेक्टेड है, बंडल है ये पूरा। पैकेजेस को भी अगेन हम क्रिएट करते हैं। पैकेज को हम बना, देखो, अगर मुझे बहुत सारे प्रोसीजर्स बनाने हैं या बहुत सारे फंक्शंस बनाने हैं, तो मैं उन सबको बनाकर एक पैकेज के अंदर डाल दूंगी। ठीक है? इतना समझ आ गया? तो ये होता है पैकेज। इट्स लाइक अ फोल्डर जहां पर हम बहुत सारे बंच ऑफ रिलेटेड एसक्यूएल कोड्स जैसे प्रोसीजर्स वगैरह फंक्शन उन सबको रख सकते हैं। अब अगर पैकेज की फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं, तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोसीजर्स या फिर फंक्शंस, वेरिएबल, सब कुछ that are stored together in the database as a single unit। ठीक है? अब पैकेजेस से क्या होता है? मॉड्यूलैरिटी हो रही है, इनकैप्सुलेशन जैसी चीज हो रही है, और बार बार हम पैकेजेस को रीयूज कर पा रहे हैं और बेटर परफॉर्मेंस हो पा रही है। पैकेज के अंदर कंपोनेंट्स क्या होता है कि सबसे पहले पैकेज स्पेसिफिकेशन होती है और पैकेज बॉडी होती है। इसका मतलब, पैकेज जब भी हम बनाएंगे तो पैकेज के अंदर दो चीजें हम बनाते हैं, पैकेज स्पेसिफिकेशन और पैकेज बॉडी। यानी कि पैकेज स्पेसिफिकेशन के अंदर हम बनाएंगे कि पैकेज के अंदर हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। प्रोसीजर है तो उसका नाम क्या है ना? फंक्शन है तो उसका नाम क्या है? और फिर एक्चुअल कोड लिखते हैं। यानी कि अगर मैंने कोई प्रोसीजर बनाया तो उसका इधर कोड पूरा लिखूंगी प्रोसीजर बनाने का, कि इधर मैंने प्रोसीजर डिक्लेयर कर दिया और इधर इसका कोड लिख दिया। तो इस तरीके से ये जो प्रोसीजर्स वगैरह है ये पैकेज के अंदर बनते हैं। थोड़ा क्लियर हो रहा है? चीजें लिंक हो रही है? तो पैकेज स्पेसिफिकेशन इज लाइक द इंटरफेस और ब्लूप्रिंट, जहां पर हम बता रहे हैं कि ये चीजें अंदर आने वाली हैं पैकेज के बॉडी के अंदर। ठीक है? अब पैकेज वर्क कैसे करता है? यूजर ने सपोज कोई प्रोसीजर कॉल करा, वो पैकेज के अंदर गया, चेक करा कि अवेलेबल है कि नहीं वो, और फिर हमें आंसर दे दिया। इतना समझ आ गया? अब पैकेज के अंदर मैंने बोला कि इसका प्रॉपर लॉजिक देख लेते हैं कि होता कैसे है काम। सो सबसे पहले हमारे पास पैकेज स्पेसिफिकेशंस होती है। ठीक है? जहां पर हम डिक्लेयर करेंगे कि पैकेज के अंदर क्या क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले तो हम पैकेज को भी क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर मैं यूज करूंगी क्रिएट पैकेज, उसका नाम एस करके। अब इसके अंदर क्या-क्या हमें डालना है, प्रोसीजर्स डालने हैं, फंक्शंस डालने हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि मेरा जो भी पैकेज आएगा उसके अंदर मुझे प्रोसीजर मिलेगा, जहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को डालूंगी, और एक फंक्शन मिलेगा जहाँ पर मैं स्टूडेंट के नेम्स को वापस ले रही हूँ। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स आई पुट इनसाइड माय पैकेज। ठीक है? और लास्ट में इसको ऐड कर दिया। ये तो स्पेसिफिकेशन हो गया। अब मुझे बॉडी बनानी है, जहाँ पर मुझे ऐड स्टूडेंट नाम का एक प्रोसीजर और गेट स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये हो गई मेरे पैकेज की बॉडी। ये मेरी पैकेज की बॉडी हो गई, जहां पर मुझे एक स्टूडेंट पैकेज नाम से बनाना पड़ेगा। ठीक है?
और एक गेट स्टूडेंट नाम से एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब प्रोसीजर तो हमें प्रोसीजर का सिंटेक्स पता है, हम बिगिन और एंड करते हैं और बीच में अपना लॉजिक लिखते हैं। फंक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, एक रिटर्न टाइप डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पर इसका पैरामीटर ले लिया, उसके बाद यहाँ पर लॉजिक लिखा, एंड करा, और फिर लास्ट में जब सब कुछ हो जाता है तो हम एंड कर देंगे अपने स्टूडेंट के पैकेज को। इतना क्लियर हो गया? ये समझ आया कोड? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा देखने में, बट तुम ऊपर ऊपर से भी करोगे ना, तुम कर लोगे, समझ आ जाएगा तुम्हें, इतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स लेते हैं पैकेज के। हमने अगेन देखा इनकैप्सुलेशन होते हैं, रीयूजेबिलिटी होती है, ये सारी चीजें। उसके बाद लास्ट टॉपिक इज योर ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है कि जब भी तुम्हारे डेटाबेस के अंदर कोई स्पेसिफिक चीज हुई, सपोज तुम्हें कुछ डिलीट करना है या कुछ क्या बोलते हैं ऐड करना है, तो ये क्या होगा, ये कमांड अपने आप ना एग्जीक्यूट होने लगेगी, कुछ सेट ऑफ चीज होंगी जो अपने आप वर्क करने लगेंगी, उसको ट्रिगर बोलते हैं। सपोज करो ये तुम्हारा ना गार्ड जैसा है डेटाबेस का, जैसे ही इसने देखा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ कुछ तो ऑपरेशन हो रहे हैं, ये जग गया, ठीक है, ऐसे समझो ट्रिगर्स को। तो अगर फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, सो इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर, है ना, ये कुछ प्रोसीजर ही है ट्रिगर, जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं जब हमारे इंसर्ट अपडेट डिलीटेड ऐसे ऑपरेशंस हो रहे हैं। प्रोसीजर्स क्या होता है ये हमने भी पढ़ा था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स की बात करें तो एक होते हैं हमारे बिफोर ट्रिगर्स और एक होते हैं आफ्टर ट्रिगर्स। बिफोर ट्रिगर्स क्या होता है, जो जैसे ही डिलीट वगैरह होने वाला होगा उससे पहले जो ट्रिगर अपने आप प्रोसीजर अपने आप चल जाते हैं, उनको बिफोर बोलते हैं, यानी कि डेटा चेंज से पहले जो होते हैं, ठीक है। डेटा चेंज होने के बाद कुछ चीजें हो रही है, उनको हम आफ्टर ट्रिगर बोलते हैं। इधर समझ हो गया? अब अगेन ये जो ट्रिगर्स हैं इनको भी हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले मैं लिखूंगी क्रिएट ट्रिगर, ये एसक्यूएल कॉपी एडिट, ये कुछ भी नहीं है, इसको ध्यान नहीं देना, ठीक है। सबसे पहले मैं क्रिएट ट्रिगर करके ट्रिगर कर दूंगी कि ये ट्रिगर कब है, इसको कुछ नाम दे दिया कि ट्रिगर अंडरस्कोर आफ्टर अंडरस्कोर इंसर्ट अंडरस्कोर स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के अंदर अगर कुछ इंसर्ट हो रहा है तो ट्रिगर हम बना रहे हैं। तो ऐसा मैंने ट्रिगर का नाम दे दिया सपोज। अब मैं चाहती हूँ कि इस ट्रिगर को मैं लिखूँ, ये ट्रिगर मेरा चलेगा कब, ये प्रोसीजर, ये जो ट्रिगर ट्रिगर है, ये वाली चीज रन कब करेगी? आफ्टर इंसर्ट ऑन स्टूडेंट, जब स्टूडेंट्स के अंदर कुछ इंसर्ट हो जाएगा तो ये ट्रिगर चलेगा हर रो में। यानी कि अगर मेरा कोई स्टूडेंट्स नाम का टेबल है, टेबल्स के अंदर अगर कुछ इंसर्ट हो रहा है किसी पर्टिकुलर रो या फिर हर रो में अगर कुछ कुछ इंसर्ट हो रहा है तो ये मेरा ट्रिगर चलेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही इंसर्ट क्वेरी क्वेरी आई, अब ये क्या करेगा, इस ट्रिगर का काम है कि ये इंसर्ट करवाना स्टार्ट करेगा। तो ये ऑडिट लॉग करके टेबल नेम के अंदर ये वाला ऑपरेशन, इसकी ये डेट है, ये सब इंसर्ट करेगा, साथ में उसकी वैल्यूज डालेगा। सो इसको हम बोलते हैं ट्रिगर। ये एग्जाम्पल ट्रिगर है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ आ गई। अब ट्रिगर्स का हम यूज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, मेंटेन कर सकते हैं ऑटोग्रेटिव, इनवैलिड ट्रांजैक्शंस नहीं होते ट्रिगर से, ये सारी चीजें, ठीक है। अगर ट्रिगर्स की बात करूं तो ट्रिगर्स ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, इनविजिबल होता है, और समटाइम्स इट इज हार्ड टू डीबग, कि समझ ही नहीं आता क्योंकि ये अपने आप चलते रहते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस। तो अगर ये अपने आप काम कर रहा है, इट्स लाइक अ प्रॉफिट वाली चीज भी, पर लिमिटेशन भी, ठीक है। अगर तुम बहुत सारे ट्रिगर्स बनाओगे तो इट अगेन स्लो डाउन योर डेटाबेस, ठीक है। तो ट्रिगर्स को तुम्हें वाइडली यूज करना चाहिए सो दैट कोई भी अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट तुम्हें ना दिखे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिगर्स के हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे डीडीएल ट्रिगर, डीएमएल ट्रिगर, लॉगन ट्रिगर, ये सारे अलग अलग ट्रिगर्स हैं। नाम से पता चल रहा है डीडीएल ट्रिगर्स के होंगे वो ट्रिगर्स जो कि तब आएंगे जब हमारे पास डीडीएल कमांड्स रन हो रही है हमारे पर्टिकुलर रो के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो अगर मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊं डीडीएल ट्रिगर्स के बारे में, तो डीडीएल कमांड्स कौन कौन सी होती है? ड्रॉप हो गया, ड्रॉप व्यू हो गया, अल्टर टेबल हो गया। तो जब ऐसे करके कुछ कमांड्स रन हो रही है तो इनके लिए हमारा ये डीडीएल ट्रिगर अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक ट्रिगर को क्रिएट करेगा सेफली, जो भी ऑप्शन जो भी चीज है वो सब क्रिएट करेगा, वो सारी देखेगा कि ये चीजें हो रही है। सपोज मुझे एक ट्रिगर को बनाना है, देखो सपोज मुझे एक ट्रिगर बनाना है कि जब भी डीडीएल कमांड रन हो रही हो, एक ट्रिगर है जो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए और बोले यू कैन नॉट अपडेट दिस, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये वाली चीज इसी के लिए है। तो सपोज यहाँ पर तुम्हें क्रिएट ट्रिगर सेफ्टी के लिए एक ट्रिगर बनाना है फॉर सेफ्टी तुम्हारे डेटाबेस में। तो यहाँ तुम लिखोगे कि जब भी कोई टेबल क्रिएट हो रहा है, अल्टर हो रहा है, ये सब, तो जब भी ये चीज सारी चीजें हो रही है तो एज कर दो, यानी कि प्रिंट करवा दो, यू कैन नॉट ड्रॉप और डिलीट और अल्टर टेबल। तो इसको हम बोलते हैं तुम्हारे रेडियल ट्रिगर्स, समझ आ गया। उसके बाद डीएमएल क्या होता है, जब भी कोई डीएमएल कमांड इवेंट हो रहा है ना, जब भी कोई डीएमएल कमांड दे रहा है, डीएमएल कमांड दे रहा है, तो ये वाले ट्रिगर्स उनके लिए होते हैं,
ठीक है? सपोज़ जैसे कि तुम यहाँ पर लिखो कि कुछ भी अगर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट हो रहा है, तो उसके लिए यू कैन से यू कैन नॉट इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऐसा कुछ ट्रिगर चला दो, ठीक है? और उस ऑटोमैटिक एक्शन को जो भी हो रहा है उसको रोल बैक करवा दो। उसके बाद वी हैव लॉग ऑन ट्रिगर्स। लॉग ऑन ट्रिगर्स क्या करते हैं? आर फायर्स इन रिस्पॉन्स टू अ लॉग ऑन इवेंट। कुछ भी लॉग ऑन इवेंट हो रहा है, तो लॉगिन का मतलब क्या होता है? कोई भी यूजर सेशन अगर क्रिएट हो रहा है ना? कोई यूजर सेशन क्रिएट हुआ, कोई ऑथेंटिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई फॉर लॉगिंग इन, है ना? सो ये सारी चीजें, ऐसे वाले ट्रिगर्स के लिए वी कैन से दैट इट इज लॉगिन ट्रिगर्स। ओके, उसके बाद ट्रिगर्स की अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ, तो एडवांटेज ये ऐसे हो गया है, इसको मैं जरा ब्रेक कर देती हूँ। एडवांटेजेस और ट्रिगर्स की बात करूँ, तो यहाँ पे देखो ट्रिगर्स की बहुत सारी एडवांटेजेस है। जैसे क्या होता है कि समटाइम्स मैंने अभी बोला कि जैसे कुछ डिटेल कमांड हो गई, तो उसके लिए मैं प्रिंट करवा सकती हूँ दैट यू कैन नॉट चेंज दैट। तो इसमें क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है, कुछ चेंजेस जो होते हैं वो रुक जाते हैं, वो होते नहीं है, या फिर वो अनडन हो जाते हैं। ट्रिगर, अब ट्रिगर देख लेगा कि हमारे लिए ये पर्टिकुलर डेटा जो है वो नेसेसरी है भी कि नहीं चेंजेस करने के लिए। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी हो जाती है, डेटा की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं हम यूजिंग ट्रिगर्स, है ना? और जो क्लाइंट साइड का कोड है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग ट्रिगर्स। ट्रिगर्स की मेंटेनेंस सिंपल होती है। सो दीज आर सम काइंड ऑफ एडवांटेजेस दैट वी यूज इन ट्रिगर्स। बाकी ये सब तो तुम पढ़ ही सकते हो। अगर ट्रिगर्स की डिसएडवांटेजेस की बात करूँ, तो डिसएडवांटेजेस क्या होती है कि ट्रिगर ही अपना एक्सटेंडेड वैलिडेशन परमिट कर सकता है। ट्रिगर्स इनविजिबल होते हैं, हम देख ही नहीं सकते ट्रिगर्स को हो क्या रहा है। तो अगेन जैसे कि मैंने बोला कि ट्रिगर्स ऑटोमेटिक होते हैं, तो समटाइम्स क्या होगा कि अपने आप ही वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि ये ट्रिगर कब एग्जीक्यूट हो गया, कब इसने काम कर दिया, कब इसने एक्शन परफॉर्म कर दिया। एंड समटाइम्स दैट कॉजेज इन ट्रबल शूट इशू। ठीक है, और डेटाबेस सर्वर में समटाइम्स इट इज अ प्रॉब्लम। डेटाबेस सर्वर्स में समटाइम्स इट्स अ प्रॉब्लम अगर बहुत सारे ट्रिगर्स होंगे तो। ओके, ओनली द करंट डेटाबेस इज अवेलेबल फॉर क्रिएटिंग ट्रिगर्स, बट दे कैन स्टिल मेक रेफरेंसेस टू ऑब्जेक्ट आउटसाइड द डेटाबेस। सो ट्रिगर सिर्फ करंट डेटाबेस से भी बन सकता है, लेकिन स्टिल वो बाहर वाले रेफरेंसेस से भी ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सो दीज आर सम काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस। आई होप तुम्हें यूनिट 3 पूरी समझ आई होगी। अगर तुम अब तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी और भी वीडियोस बनाने का। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।